Hi everyone, welcome back to the PIB analysis series. I will cover all the PIB related news with respect to the science and tech as I have already covered the part 1 of June and you can watch from here, from my channel itself, and you can see that how I have covered already the news related to science and tech and how you can align it with your GS syllabus plus कैसे वो आपके करंट अफेयर में भी कैसे काम करेगा क्योंकि वन डे एग्जाम में तो रैंडमनेस होती है राइट देयर कंप्लीट रैंडमनेस क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है तो इट इज अंडर द सन सो जो भी होगा वो सारी चीजें हम देखेंगे कि हाँ ये वन डे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा प्लस ये आपके मेंस में कैसे पूछा जाएगा वी विल सी दैट ओके और वो कैसे हेल्पफुल करेगा या क्या क्या डेटा आपको आपके कहते हैं ना टू मेक योर वेपन्स तो आपको आपका आर्टिलरी कैसे बनाना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज पार्ट 2 पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं ठीक है एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि हम हमेशा न्यूज जो है हैप्पीजार्ड मैनर में नहीं करेंगे हमेशा थीम वाइज देखेंगे साइंस एंड टेक में जैसे स्पेस टेक रिलेटेड न्यूज हेल्थ रिलेटेड न्यूज बायोटेक रिलेटेड न्यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं तो किस तरीके से पूछ रहा है किस बुक्स को एसोसिएट किस बुक को हमें पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें देखेंगे एनर्जी रिलेटेड न्यूज क्योंकि एनर्जी हमेशा पूछा जाता है और अगर 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के हैं तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पे एनर्जी ही ले जाता है इवन वो ज्योग्राफी से रिलेट कर लेगा या फिर आपके नॉर्मल एनवायरमेंट से ले लेगा या फिर इवन साइंस एंड टेक जो टेक्नोलॉजी है ठीक है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कैसे बन रही है गैसोलीन कैसे बन रहा है स्लैग क्या है सीमेंट की टेक्नोलॉजीज कैसे काम कर रही है ऑल ऑफ दैट राइट सो दैट्स हाउ वी विल कवर ठीक है और हमेशा ऐसे ही कवर कीजिए और वहीं पे ऐड ऑन कर लीजिए कि मैंने ये एक पेज स्पेस टेक का रखा तो स्पेस टेक रिलेटेड न्यूज यहीं पे है मेरी सो इट विल हेल्प यू क्योंकि मेंस में भी क्या होता है डायरेक्ट पूछा जाता है इट्स दे विल नेवर आस्क यू इन हेप्पीजार्ड सेंस की वहां पे आपको याद आ जाएगा कि मैंने कोई न्यूज पढ़ी थी वो याद आ जाएगी नहीं ऑलवेज अलाइन योर थॉट ठीक है तो पहली थीम क्या है आउटर स्पेस तो आउटर स्पेस से हमारा न्यूज क्या है द फर्स्ट न्यूज इज द गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कंप्लीटेड इट्स 12 ईयर ऑफ गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट को 12 साल पूरे हुए हैं और उन्होंने हर सेक्टर पे अपनी 12 ईयर की जर्नी को रिफ्लेक्ट किया है कि किस हाइट तक हम लेके गए क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना 12 साल काम किया तो वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कितना काम किया तो इंडियन साइंस स्टोरी इवन ये मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंडिया जर्नी टुवर्ड्स द साइंस एंड साइंस सेक्टर क्योंकि स्पेस पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो यू कैन कोट दीज डेटा इन योर मेंस ठीक है हम ये सारी चीजें देखेंगे मैं इसकी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं कवर करूंगी क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम क्योंकि इसमें बहुत सारे मिशन के बारे में बात की गई है ठीक है बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है वो सारे ऑलरेडी जो हो चुके हैं उसका बस डेटा पॉइंट्स आपको मिल रहा है तो वो डेटा पॉइंट्स आप किसके में यूज करोगे आप मेंस में यूज करोगे ठीक है प्लस आपके वन डे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा क्योंकि पूछे गए हैं कैसे यहाँ देखो ये देखो सुदर्शन चक्र मिशन ये किससे एसोसिएट करता है बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है डिजाइन क्या है कब तक खत्म होगा या कितना टारगेट है डीप ओशन मिशन यहाँ देखो किस मिनिस्ट्री ने किया है कितने लोगों को भेजा जाएगा कैरी टू 3 पीपल और नॉट 2 पीपल और नॉट सी द माइन्यूट डिटेल्स आर देयर अब आप बोलोगे फैक्ट्स को हम जनरली समझ के गलत करेंगे या सही करेंगे ऐसा नहीं होगा राइट क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्ट्स और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं कोई बहुत ईयर टू ईयर वाइज नहीं है ये 2026 2025 और 2024 के ही क्वेश्चंस है और यू कैन सी फ्रॉम वन पेपर इटसेल्फ इतने क्वेश्चंस हैं और इतने फैक्ट्स हैं तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एलिमिनेट इट और यू विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क इन द एग्जाम वहां पे प्रॉब्लम आएगी क्वांटम मिशन यहाँ देखो कितने बिट्स का है कितने थीमेटिक हब्स हैं ठीक है तो ये अब यहाँ पे मान लो आप बोलोगे कि इसको है ना ट्रिक लगा लेंगे ट्रिक समटाइम्स वर्क बट नॉट ऑलवेज राइट तो यू हैव टू लर्न इट यहाँ पे देखो ये इन स्पेस के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो प्राइवेट एजेंसीज हैं ठीक है अभी रिसेंटली विक्रम फर्स्ट प्राइवेट एजेंसी ने लॉन्च किया है तो कमेंट में बताइए किस प्राइवेट एजेंसी ने लॉन्च किया है ठीक है एआई सेक्टर में कौन सी प्राइवेट एजेंसी है जिसको प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं ठीक है और जो वो प्रोजेक्ट एआई पे काम कर रहा है हमारे इंडिया के लिए तो वो एजेंसी के बारे में पूछा गया है किसमें पूछते हैं वन डे एग्जाम में ये वन डे एग्जाम कुछ भी हो सकते हैं इवन टीचिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इवन ईपीएफओ में वन डे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ठीक है अग्निकुल देखो कॉस्मोस ये सब स्काई रूट तो प्राइवेट सेक्टर के भी नाम आपको पता होना चाहिए यहाँ देखो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना पुराना था और उस पर बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा गया है ठीक है यहाँ ड्रोन फॉर्म्स तो ड्रोन्स के बारे में तो बहुत सारी बार पूछा गया और आई थिंक इस साल भी पूछने के चांसेस हैं मेंस में तो पॉसिबल है क्योंकि मुझे प्रीलिम्स में भी लगा था और मेंस में भी पॉसिबल है देखो यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कि किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है अगर स्वार्म है तो इंडिविजुअली कैसे कनेक्ट करते हैं अगर आप चाहते हो पूरा प्रॉपर एक ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बनाया जाए तो आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट ठीक है तो एक सेपरेट टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियोज बनाए जाएंगे बट इसमें हम ओवरऑल एक ब्रीफ मैनर में कवर करेंगे जैसे ये है इसको स्पूफिंग मतलब उसको कैसे काउंटर अटैक करें क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज है कैसा है ऑपरेशन सिंदूर देखा आपने यूक्रेन की वॉर्स में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इतना हाईलाइटेड देखा और उसी की वजह से पूछा जा रहा है क्यों क्योंकि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पूरे वॉरफेयर का डायनामिक्स बदल रही है काइनेटिक्स नॉन काइनेटिक्स वॉर्स ये पूछे जा सकते हैं
इन योर मेन्स, ठीक है। 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे मेन्स पे क्वेश्चन, और वनडे एग्जाम में तो ड्रोन्स पे पूछा ही जाता है, ठीक है। कामिकाजे ड्रोन्स कौन है, ठीक है। अभी ईरान ने भी इतने सारे ड्रोन यूज किए, ठीक है। दैट हाउ कि एक छोटा सा देश इतने लंबे समय तक वॉर को कंटिन्यू कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तो ये कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े कहते हैं ना जियो पॉलिटिकली कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम कैसे, आप देख रहे हो कैसे कनेक्टिविटी है सिर्फ साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, पर कनेक्टिविटी आपके सिक्योरिटी में भी आ रही है, आपके जियो पॉलिटिक्स में भी आ रही है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेट कर रही है। एंड आई एम नॉट ब्लफिंग है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सी यहाँ क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। यहाँ टारगेट्स देखो, ये ब्लैक बॉक्स, यहाँ देखो ये, मैं भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि रेड लाइट क्या होता है जनरली, क्या होगा इसमें बोला कि ब्लैक बॉक्स जब समुद्र में गिर जाएगा तो मे बी रेड लाइट होगी, उसकी वजह से वो लोग उसको डिटेक्ट कर लेंगे, राइट। क्योंकि मैंने भी मूवीज में देखा है तो रेड लाइट जलती रहती थी, तो मैंने भी थोड़ा ऐसे ही एसोसिएट किया था, बट वो गलत हो गया क्योंकि ये एक मिथ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जनरली हमें साइंस में हमने पढ़ा है कि रेड लाइट क्या होता है, उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, तो ऑफ कोर्स वो हो जाता होगा, राइट। बट बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ है, बट उसकी एनर्जी कम है, ये भूल गई ये पार्ट, क्योंकि इतना साइंस तो हम रिलेट नहीं कर सकते ना। तो जो भी कोई टेक्नोलॉजी है उसका मिथ हमेशा पढ़े, जो मिथ है, जो उससे एसोसिएटेड मिथ है वो जरूर पढ़े, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी हर चीज़ को फेल कर रही है, हर साइंस को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रही है। तो जब ये पानी में गिरता है ना ब्लैक बॉक्स, तो रेड लाइट नहीं, हम उसको साउंड की मदद से ढूंढते हैं, ठीक है। सोनार भेजते हैं, सोनार होता है ना जो आपके शिप्स में यूज होता है, तो वो उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ब्लैक बॉक्स को भी डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे रेड लाइट नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे गलत था, ठीक है। तो दिस इज अ मिथ अबाउट इट। तो देख रहे हो कैसे एक टेक्नोलॉजी पे कैसे वर्क कर रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब ये एनर्जी वाला मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि एनर्जी क्या होती है, उसकी कम होती है, मतलब ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ है ना, एनर्जी कम होती है, तो क्या होता है पानी में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो रेड लाइट ज्यादा दूर नहीं जाती, इट गेट अब्जॉर्ब इन द एनर्जी गेट अब्जॉर्ब इन, दैट्स व्हाई वी यूज द सोनार टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। यहाँ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारी चीजें काम में आ रही है, क्योंकि हमारे ऊपर से भी जब ईरान पे सॉरी जब यूएस ने B2 बॉम्बर ईरान पे छोड़ा था, मतलब ईरान की तरफ भेजा था, तो हमारे देश से वो निकल के चला गया था, इवन हमारे देश के पास से होके गया था, एंड वी नेवर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि कोई ऊपर से हमारे गया। तो वो स्टिल टेक्नोलॉजीज है, तो वो कैसे काम करेगी। आज इस पे इतना काम किया जा रहा है, इवन वर्ल्ड वॉर 2 में भी काम किया जा रहा था, बहुत कोशिश की गई थी, बट इट गेट फेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, आप उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ोगे ना, you will realize that these things, ठीक है। और अगर आपको चाहिए वीडियो चाहिए तो if you want I will make this video in a separate sense, okay। जेनेटिक मेडिसिन, यहाँ देखो नैनो पार्टिकल्स, तो नैनो टेक्नोलॉजी तो बहुत तरीके से यूज क्वेश्चन पूछी जाती है, इन द हेल्थ सेक्टर, इन योर स्पेस सेक्टर, इन द अदर सेक्टर, इन द फार्मर, है ना, एग्रीकल्चर कहाँ पे यूज होगा। सो दैट्स ये देखो, ये सागरमाला तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बट यहाँ ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन से कैसे उसको टफ बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप ये कर सकते हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाना ये नहीं है कि दैट कि सिंपली हम इसको तुक्के से करेंगे, नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें, तो इस डॉक्यूमेंट से या हम पीआईबी के डॉक्यूमेंट से कैसे उस साइंस की तरफ मूव करें, ठीक है। ये साइंस को करें, क्योंकि साइंस एंड टेक में आप देख रहे हो कि इट्स कंप्लीटली अंडर द सन, किसी एक बुक से कवर करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको न्यूज से ही, करंट अफेयर से ही करना पड़ेगा, और कितना साइंस हम किस डेप्थ तक पढ़ें, या किस डॉक्यूमेंट्स को फॉलो अप करें। सो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। देखो सीमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द इन द न्यूज, इन द वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज, इवन इंडिया इज टॉकिंग अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज। वो उसको फॉलो अप कर रही है, जो बहुत साल पहले टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हुई थी, आज इंडिया उसको फॉलो अप कर रही है। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद हाईलाइट कर रही है, तो हमें देखना पड़ेगा। देखो यूएवीज, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, टाइप ऑफ व्हीकल्स, ई व्हीकल, फ्यूल सेल कैसे हैं, तो एनर्जी पे आ गया, इस एनर्जी में गोल्ड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देख रहे हो आप किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। सो जैसे मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट बताया, लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो, ये है आपकी पीआईबी न्यूज, ठीक है, पीआईबी, एंड ये 12 ईयर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि साइंस सेक्टर में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट किया। तो इसमें हमें पूरा इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इन्होंने मिशन के बारे में बात की गई, तो आप इसको मेंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि ये मिशन है, ये टारगेट हमने अचीव किया है, और यहाँ यहाँ इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं इन द साइंस फील्ड एरिया, ठीक है। और प्लस वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, पर क्या इससे इस डॉक्यूमेंट से वो हमारी नीड कवर होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिशन के बारे में बात की है। देखो चंद्रयान मिशन है, मून पे कब जाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन पे हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन कब बनेगा, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो शांति एक्ट रिलीज हुआ था, तो क्या वो यहाँ पे कवर हो रहा है? नहीं। देखो पीआईबी विल नॉट सफाइस
दोस थिंग्स, बट उससे आइडिया मिल रहा है कि हाँ हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये फंड्स हैं, ये फंड्स आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर जीडीपी में इतना हिस्सा है, उसको हम बढ़ाने के लिए कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कौन से फंड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए कोई कोई पॉलिसी है कि नहीं है, देखो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है, सुपर कंप्यूटर पे कोई है कि नहीं है, एआई पे कोई है कि नहीं है, क्वांटम पे है कोई है कि नहीं, सेमीकंडक्टर पे कोई मिशन है कि नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी पे कोई पॉलिसी है कि नहीं है। देखो ये सारे के सारे, समुद्रयान मिशन, डीप ओशन में हम क्यों जाना चाहते हैं, डीप सी टेक्नोलॉजी से हम क्यों, क्या क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ दीज आर इंपॉर्टेंट। पर क्या हम यहाँ पे कवर करेंगे? नहीं, आई विल कवर इन अ ब्रीफ मैनर, और अगर आप चाहोगे तो आई विल कवर इन डिटेल ऑल दोस टॉपिक इन अदर वीडियोस इन अ फेज वाइज मैनर। यहाँ पे कवर करना नहीं है क्योंकि बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, वो उसको करना आपको इन डेप्थ पड़ेगा, तो उसके लिए मैं वीडियो रिलीज कर दूंगी, बट आई विल कवर फ्रॉम माय एंड इन द फेज वाइज मैनर। और अगर स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि नहीं आप इसको क्रिस्प में समझा दो या वैसे समझा दो, हमें हमें पता है बस हम वहां से पढ़ लेंगे बट आप समझा दो, तो आई कैन मेक वीडियो लाइक दैट ऑल्सो, और हम उसको सेपरेट में भी बना के, पर वो उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे हम बस डेटा देखेंगे, यहाँ पे देखो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा डेटा सेट है इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूरी स्पेशल साइंस स्टोरी की बात की है, मतलब इन 12 ईयर हाउ मच थिंग्स वी हैव अचीव, स्पेस सेक्टर में क्या मिशन है, क्या अचीव किया, बायो इकोनॉमी क्या है, मतलब हम बायो टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिकली वाइबल कैसे बना रहे हैं, तो उसके लिए पॉलिसी कौन सी है, इंडस्ट्री में हम क्लीन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं, मिशन एग्रीकल्चर के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बस इसे रफ हैंड लिखा है, क्वांटम, जियो स्पेशल, डीप ओशन मिशन, ये सारी चीजें हैं। देखो स्पेस में कौन कौन से मिशन है, तो ये सारा डेटा सेट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये डेटा सेट। तो लेट मी कवर इट। देखो बायो इकोनॉमी के बारे में बात की, बायो इकोनॉमी क्या है, देखो बायो इकोनॉमी मतलब सिंपली आपका, उन्होंने बायो E3 पॉलिसी के बारे में बात की। E3 मतलब इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हम बायोटेक को इन सेक्टर्स में यूज करके यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका सिंपली आपका प्लांट बेस्ड हो गया, एनिमल बेस्ड हो गया, एल्गी बेस्ड हो गया, उन सबको इफिशिएंटली सस्टेनेबिलिटी यूज करेंगे। प्लस इस बायो E3 पॉलिसी को हम एक दूसरी पॉलिसी से भी कनेक्ट करेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी, और मैंने सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको दिखाया था, लेट मी शो यू अगेन। देखो ये चीजें, ठीक, सर्कुलर इकोनॉमी, तो इससे भी एसोसिएट, लेट्स जस्ट सी इट एंड यूज इट फॉर मेंस ओनली। अभी हम उसके बारे में देखो, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री, ये वर्ड्स क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है, सारे इस E3 पॉलिसी के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने ना 10 बिलियन से स्टार्ट किया था, अभी हमारा टारगेट पूरा हो गया 190 का, और हम चाहते हैं 2030 तक हमारा $300 बिलियन का टारगेट पूरा हो जाए, दैट हम उस सेक्टर में इस तरह का अचीवमेंट पा लें, ठीक है। उस चीजों के बारे में बात की है, तो बायो 3 पॉलिसी के बारे में, तो हम बायो इकोनॉमी पे वर्क कर रहे हैं थ्रू दिस पॉलिसी। तो जैसे हम सेमीकंडक्टर पे काम कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर मिशन है, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक स्पेसिफिक क्वांटम मिशन है, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल, एक विजन है हमारा, और हम क्या पाना चाहते हैं उस सेक्टर पे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, इसको थीमेटिक सेंस में काम किया जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम किया जाएगा। तो 6 सेक्टर के बारे में बात की गई है। देखो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछी गई है, बार बार पूछी जाएगी, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी पे अभी वर्ल्ड भी काम कर रहा है और इंडिया भी काम, स्पेस रिसर्च पे, मरीन रिसर्च पे, डीप ओशन पे काम किया जा रहा है। तो वो सारा है, डीप ओशन मिशन क्या है, तो देखो हर सेक्टर को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू दिस। तो आप इसको मेन्स में कैसे कनेक्ट करोगे, दैट डिपेंड ऑन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है। बायो एनेबलर्स, ये वर्ड्स यूज, ये जो गवर्नमेंट लिंगोज है वो आपको यूज करने पड़ेंगे मेंस के लिए, और ये याद होने चाहिए फॉर द प्रीलिम्स एज वेल और फॉर वनडे एग्जाम एज वेल, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस थीमेटिक सेक्टर पे है। जैसे पूछा सीडीएस में पूछ लेते हैं, ईपीएफओ में पूछ लेते हैं, कोई टीचिंग एग्जाम होता है उसमें पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं जो पूरा किया जा रहा है। तो बायो E3 पॉलिसीज को माइंड में रखते हुए हम बायो इकोनॉमी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इतना अचीव किया है और इतना हमारा टारगेट है। हम स्पेस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो जो स्टार्टअप सिंगल डिजिट था, मतलब एक ही स्टार्टअप, मतलब पहले तो बिल्कुल भी कोई आता नहीं था, बट आज हम 8 बिलियन तक का हम पहुंच चुके हैं, और हम चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ, हम चाहते हैं $45 बिलियन की इकोनॉमी पे वर्क करना चाहते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, हमने मार्स पे भी किया है, हम चंद्रयान 3 पे भी गए हैं, अब चंद्रयान 4 भी होगा, 5 भी होगा, एंड सो ऑन। आदित्य L1 हमने देखा था, हमने सन पे भी एक्सप्लोर किया है, लैग्रेंज पॉइंट पे रखा है। स्पेस डेक्स जो अभी रिसेंटली सुधांशु शुक्ला जी गए थे, ठीक है, तो वो है, वो मिशन क्या है, वो क्यों चेक कर रहे हैं, डॉकिंग मिशन क्या है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, ये कब बनेगा, कब ऑपरेशनल होगा, प्लस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कब उसको बंद किया जाएगा, या फिर कौन कौन से एसोसिएटेड है, या किस कंट्री का स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है या बनाने वाले हैं, या यूरोप एजेंसी करेगा या चाइना करेगा, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें कवर है, और ये इतनी सारी चीजों के बारे में बात की गई है। क्लाइमेट एंड वेदर रेजिलियंस के बारे में बात की है, किसके द्वारा, मिशन मौसम के द्वारा,
क्योंकि आपने मिशन मौसम के बारे में सुना होगा। तो रडार्स को हमने लगाया ताकि हम इजीली वेदर फिनोमेना को स्टडी कर सकें और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर सकें। हिमालयस पे अरोमा मिशन के बारे में बात की गई है। अरोमा मिशन मतलब हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाए, मतलब फ्लावर्स लगाए जाए, उनको प्रमोट किया जाए ताकि उनसे उनकी इनकम बढ़ी जाए। ठीक है, एक हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाया जाए। तो हम पुश कर रहे हैं अपने फार्मर्स को टू ग्रो द हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, वो कहीं सही भी हो सकता है, कहीं गलत भी हो सकता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, सोसाइटल डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, लैब्स को पब्लिक यूज करवा रहे हैं, मतलब जब अटल लैब्स हैं, ठीक है, बच्चों के लिए लैब्स ओपन अप करा रहे हैं हम, इंडस्ट्री को प्लस एकेडमिया को लिंकेज कर रहे हैं। तो दैट कैन बी यूज। स्टील स्टैग रोड टेक्नोलॉजी स्केलिंग नेशनल वाइड, मतलब उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्लैग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इस पे ऑलरेडी पीवाई पूछा गया है स्लैग क्या होता है। ठीक है, तो स्लैग को यूज करें, जो स्टील से जो स्टूल को जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, मतलब हम जब उसको प्यूरिफाई करते हैं तो उससे एक स्लैग निकलता है, वो इम्प्योरिटीज होती है, पर उस इम्प्योरिटीज को हम रोड में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो वो सारी चीजें मतलब जो इंडस्ट्रियल बेस्ड है उसको हम सोसाइटल डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। तो ये आप वर्ड्स देख रहे हो, इस डॉक्यूमेंट से आपको ये चीज ड्यूरेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, फायदा देगा, वो सारी चीजें। प्लस एजेंसी के बारे में इतने स्टार्टअप्स हो गए, तो अब जब प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर रहे हैं, हम इतना लिबरलाइज्ड हो रहे हैं इन द स्पेस सेक्टर, हाउ वी आर एबल टू डू इट। हमारे तो फादर इसरो हैं, सॉरी इसरो है ना, तो पापा तो एक हैं जो इसरो हैं, पर क्या सारा काम पापा करेंगे? एक उम्र के बाद तो उन्हें दूसरों पे देना पड़ेगा। तो दूसरी एजेंसी कौन सी है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। इसकी इसरो की डिफरेंट ब्रांचेस कहाँ है, हम लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है, हमारा आपका प्राइवेट कमर्शियल ब्रांच कौन सी है, तो एनसीएल हमारी कमर्शियल ब्रांच है। सिंगल विंडो रेगुलेटरी फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस है। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पीवाईक्यू मेंस में पूछे गए हैं, तो मेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन प्रमोट इट और हाउ वी कैन इंक्लूड द प्राइवेट सेक्टर इन दीज सेक्टर्स। स्पेस सेक्टर हो गया, क्योंकि ये तो डीप हैंड है ना, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे भी बोला गया, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे हम प्राइवेट को अलाउ कर रहे हैं, मतलब शांति एक्ट के थ्रू हम प्राइवेट को अलाउ कर रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि दैट हाउ वी विल रेगुलेट दिस, और कैसे हम उसको अपने कवरेज पे रखेंगे, कैसे उसको सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे, कैसे उस पर यू कैन कीप एन आई, क्योंकि हमें पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑलरेडी पता है, दे इजीली गॉन अवे राइट। और आज भी उसके लिए एक साइट चुनी जा रही है कि उसको डिस्पोज कहाँ किया जाए, उसके लिए डिस्पोजल इज प्रॉब्लमेटिक। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, फैक्टर आ जाती है, प्राइवेटाइजेशन तो प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीजें आप पॉइंट्स मीन्स के लिए लिख सकते हो। प्लस हम दूसरों के साथ क्या मिशन कर रहे हैं और क्या मिशन का फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो हम यूएसए के साथ पार्टनर करके हमने निसार लॉन्च किया था, लेकिन निसार का ऑलरेडी पीवाईक्यू है। फ्रांस के साथ हमने रिसेंटली तृष्णा, मतलब हमने जो क्रॉप है, वाटर स्ट्रेस एरियाज है, उसको इंफ्रारेड इमेजिंग के थ्रू, इस मिशन के थ्रू हम उसको कवर करेंगे। जापान जैक्सा है ना, उसका स्पेस एजेंसी है, ये एसएससी में डायरेक्ट पूछ ली जाती है किसकी स्पेस एजेंसी है, तो डायरेक्ट वो आ जाता है। ठीक है, रशिया के साथ है, तो हम जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 5 कर रहे हैं, उसका मिशन का नाम क्या हो जाएगा, लूपेक्स। ठीक है, और रशिया के साथ मिलकर हम गगनयान सपोर्ट करें। क्या गगनयान में फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट है या डीप ओशन में, कमेंट करिएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि गगनयान में कौन कर रहा है और डीप ओशन मिशन में कौन हेल्प कर रहा है। वो सारी, वो जो अभी ऑलरेडी पीवाईक्यू है ना, वो डीप ओशन मिशन में कि 3 लोगों को वहां पे प्रैक्टिस करवाई, तो किस कहाँ पे प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। देखो कि उन्होंने डीप ओशन में जाके वो, मतलब होता है ना, एक आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में करते हो, बट दैट इज नॉट इन अ रियल फॉर्मेट, बट एक और जैसे वीडियो गेम्स होता है उस तरीके से आप एक फॉलो अप करते हो इन दी सेक्टर। और इन दूसरी कंपनीज की हमने हेल्प इसलिए ली है, मतलब दूसरे देशों की हेल्प इसलिए ली है क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, ग्लोनास, नाविक, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, हमारे जीपीएस, किसके जीपीएस है, ग्लोनास किसका है, नाविक किसका है, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, प्लस नाविक का भी रिसेंटली आपका क्या था, आपका एटॉमिक क्लॉक राइट, तो एटॉमिक क्लॉक प्रॉब्लम में आया था, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो सी हाउ आई एम लिंकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो इसके लिए आपको समझ रहे हैं, पता चला होगा कितने सारे मिशन है जो हमें पढ़ने हैं और वो आएंगे। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। नाउ सी स्पेस एक्स ये है। ठीक है, ये आप चाहे वेबसाइट से पढ़ लो या वीडियो देख लो या आपको मैगजीन में आता है, तो देखो मैगजीन में भी कोई भी 70 पेज पे आपको सारी डिटेल्स कवरेज नहीं करेगा, तो एक बार आप जाके वेबसाइट से कवर अप कर लो और 2-4 पॉइंट्स लिख लो, और आजकल तो चैट जीपीटी भी है, वहां डालो और उसको कवर अप कर लो इन अ पॉइंट वाइज मैनर, ताकि वो इतना आपको हैपन नहीं लगे। पर चैट जीपीटी भी बहुत एक स्ट्रक्चर्ड और डिफरेंट आंसर देता है, तो बेटर इसकी आप गवर्नमेंट लिंगो, मतलब जो गवर्नमेंट की वर्डिंग्स है उसको ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये सारे स्पेस डेक्स है, अब यहाँ देखो गगनयान में 2 है, बट एक्चुअल में गगनयान में 4 सेलेक्ट किए गए हैं। कैसे न्यूज ट्रांजिट हो रही है, मतलब कैसे चेंज हो रही है, अंतरिक्ष मिशन कब हमारा लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, वो डेट्स मैंने आपको दिखा दी। वीनस मिशन हम 2028 तक लॉन्च करेंगे, शेड्यूल टू बी, तो ये इसके बारे में। तो हम एक्स्ट्रा प्लेनेटरी मिशन कर रहे हैं, तो कहाँ पे गए हैं, किस पे हमने सक्सेसफुल किया है, मार्स पे चले गए, अब वीनस पे भी जाएंगे, तो वो है। डीप ओशन के लिए कितने सेलेक्ट किए गए हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, वो सारे आपको पता होना चाहिए।
तो दैट इज द डिटेल फ्रॉम द वन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कि इतने सारे चीजों पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है और आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। एंड द अपकमिंग वीडियोस विल कवर ऑल दिस थिंग, तो उसकी टेंशन भी मतलब जस्ट फॉलो द चैनल। और इफ यू वांट टू कवर इन जस्ट इन लाइक आपको अभी कवर करना है ये सारी डिटेल्स, तो आप सिंपली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ और वहीं पे पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन कवर इट। अब आते हैं हमारी दूसरी न्यूज पे। देखो एक न्यूज पे इतना टाइम लग गया क्योंकि इसमें सारे मिशन के बारे में थी और मैंने आपको लिंकेजेस बताए कि इसमें मेंस में कैसे यूज करना है और प्रीलिम्स में कैसे यूज करना है और कैसे आएंगे। ठीक है, दूसरा है ग्रेव्स टेलीस्कोप और ये टेलीस्कोप है गामा रेज पे। तो मैं बस आपको सिंपली बता देती हूँ कि जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट का फिनोमेना पढ़ते हैं, राइट, उसके वेदर फिनोमेना पढ़ते हैं, अब हम चाहते हैं हम स्पेस का फिनोमेना पढ़ें। ठीक है, स्पेस पे कैसा वेदर है, वो उस पे कैसे फिनोमेना काम कर रहे हैं, वो सारा हम इस टेलीस्कोप की हेल्प से करेंगे। और ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, ये ऊटी तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एटम्स होते हैं, एटम्स में फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें भी सब एटॉमिकल पार्टिकल होते हैं, जैसे क्वार्क्स होता है, फर्मियंस होते हैं, राइट, क्वार्क्स हो गए, आपके म्यून्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, टाउ हो गए, न्यूट्रिनो हो गए, बोसॉन हो गए। तो इसमें से म्यून जो पार्टिकल रिलीज होता है उसको हम स्टडी करेंगे। तो उस म्यून को हम स्टडी करेंगे क्योंकि वो उसको ना इंटरेक्ट करवाएंगे, क्योंकि वेरी इट्स अ डीप टेक है ना, उतना हमें डेप्थ नहीं जाना। बस हमें पता है कि गामा रेस से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास एक पार्टिकल निकलेगा, दैट इज म्यून। ठीक है, उसके इंटरेक्शन को हम स्टडी करना चाहते हैं। देखो यहाँ सब एटॉमिक मैंने बता दिया, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन। ठीक है, दीज आर द पार्टिकल्स। तो ये क्या है, गामा रेस। इंडिया एंड जापान यूज द गामा रे एस्ट्रोनॉमी, पीवी। पीवी मतलब पेटा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब जो गामा रेज आएंगी कितनी एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वहां से निकलेगी। एंड एनालाइज 22 ईयर्स ऑफ म्यून डेटा। म्यून मतलब अब ये जो रेज आ रही है ना वो बहुत दूर से आ रही है। देखो जैसे सन की एनर्जी को आने में 8 मिनट लगते हैं, तो मतलब हम पीछे हैं, राइट, उसको आने में इतना टाइम लगा। तो हम उस पुराने डेटा को स्टडी करेंगे थ्रू दिस टेलीस्कोप। रियल टाइम में हम अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। तो ये गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जी फेज 3। ठीक है, 3 का मतलब फेज 3 टेलीस्कोप इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है, उसको स्टडी किया जा रहा है। ठीक, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ हम इसको पढ़ेंगे किसके थ्रू, ये और कौन सा पार्टिकल है, ये इस पे इन्वॉल्व कौन है, इंडिया और जापान। ठीक है, और ये किसके लिए, स्पेस वेदर फिनोमिना के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट है, ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, सुपरनोवास है, उनसे कोई ना कोई रेस निकलती है और रेस हमारे यहाँ पे टकराती है। तो वहां पे क्या फिनोमेना कवर हो रहा है, कौन सी गामा रेज आ रही है, तो गामा रेज से क्या किस पार्टिकल्स को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रिनोस निकल रहे हैं, कॉस्मिक रेज आ रही है, उसको स्टडी करना, ये सारा चीजें। तो इसके थ्रू हम गामा रेज में जो म्यून्स निकल के आएंगे उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द न्यूज, यू कैन सी दिस। ये वेक्यूज में पूछे गए, देखो टेलीस्कोप पे ऑलरेडी पूछा गया कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, किसके बीच में, कोई कौन से ऑपरेट कर रहा है, तो देखो वेरी माइन्यूट डिटेल्स हैज बीन आस्क्ड, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो इस टेलीस्कोप के बारे में, ये कॉन्सेप्ट के बारे में, इवेंट होराइजन क्या होता है, लीगो भी एक टेलीस्कोप था, राइट, उसके बारे में। ठीक है, किसको पर स्टडी करता है, किसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये देखो एस्ट्रोनॉमी कहाँ पे है, कोडिकनल पे है, यहाँ पे है, क्या करती है, क्या नहीं करती। दीज आर द क्वेश्चंस। अब आते हैं दूसरे सब एटॉमिकल पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को मैं आपको सिंपलेस्ट सेंस में बताती हूँ। देखो आपने अगर इस एपिसोड के बारे में बताती हूँ, आपने इस शो अगर देखा हो, ये शो है शेल्डन का। ठीक है, तो शेल्डन क्या करता है, ही इज अ वेरी छोटा बच्चा है बट इसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और ये मतलब हाई लेवल है, एमआईटी लेवल पे ये इसकी स्टडी मतलब है ना, इतना ये बहुत ही तेज बच्चा है जो, क्योंकि यू नो देयर आर अपॉर्चुनिटीज देयर। सो वहाँ पे क्या होता है, बाहर देश में बच्चे इतने फास्टली उन चीजों पे कवरेज करते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी की जाती है कि छोटे बच्चे भी कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। इवन इंडिया में भी होता है, बहुत सारे बच्चों के आपने देखा होगा उनको डिग्री बहुत जल्दी मिली, राइट। तो वैसा ही शो है कि ये एक बच्चा बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट है और ये लोग क्या काम करते हैं, ये उसका प्रोफेसर करके ये इस पे काम करते हैं। दे वांट टू ऑब्जर्व और दे वांट टू स्टडी द न्यूट्रिनोस। ठीक है, न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, न्यूट्रिनोस एक सब एटॉमिकल पार्टिकल है जो जिसको हम घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं, देखो घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी आप जहाँ बैठे हो और जहाँ मैं बैठे हो या हम कहीं भी बैठे हो, तो हमारे पूरे यूनिवर्स में हजारों करोड़ों न्यूट्रिनोस अभी भी हमारे आसपास से निकलते हैं। तो मतलब इट्स लाइक अ घोस्ट, समथिंग इज पासिंग फ्रॉम यू बट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग। ठीक है, तो वो ये है कि उन पर कोई चार्ज नहीं है, वरना चार्ज होता तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाते, तो इसीलिए उस पर स्टडी की जा रही है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो सुनते जाइए, बस कहानी की तरह सुने वैसे। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनोस है, दीज आर घोस्ट पार्टिकल। मतलब अभी भी आप जहाँ बैठे हैं तो आपके पास आपके बगल में कोई ना कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो आप भूत की तरह सोच सकते हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली कि वो आपके आसपास घूम रहे हैं बट वो मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते। ठीक है, दे आर जनरली नॉट इंटरैक्टिंग विद द मैटर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इजीली डिटेक्टेबल। और बहुत कम मैटर से डिटेक्ट मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत स्लाइट चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत स्लाइट चांसेस होते हैं कि वो मैटर से इंटरेक्ट करते हैं और जैसे इंटरेक्ट करते हैं उसी मूवमेंट को वो स्टडी करना चाहते हैं। तो एक्चुअली इस एपिसोड में क्या होता है, इसकी जो नैनी होती है, ठीक है, तो ये जिसकी नानी है वो नानी क्रोशिया, ठीक है, जैसे स्वेटर बनते हैं तो वो बनती थी, तो ही यूज्ड लाइक हर। तो उसने ऑफर किया कि मतलब आप मेरे लिए
कुछ ऐसा बनाओ, ठीक है। बट ये जो ऑप्टेक्स है ना, मतलब जो क्रोशिया वो बनाना चाहता है, मतलब जो स्वेटर वो बनाना चाहते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वो किसी और वायर से, मतलब ऐसी वायर से जिससे वो डिटेक्टेबल हो जाए, सिंपल धागे से नहीं, ठीक है। तो देख लो कितना डीप टेक है। तो इस एपिसोड में वो बताते हैं कि यहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे, तो उसकी नानी क्रिएट कर देती है और वो इजीली यहाँ पे रख लेते हैं। तो शी स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट कि ना कल को ही ये न्यूट्रिनो डिटेक्ट हो जाएगा और मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा। तो शी वाज ड्रीमिंग अबाउट इट। देन ही टोल्ड इट कि ऐसा थोड़ी होता है ये बोलता है, हंस के बोलता है, नैनी ऐसा थोड़ी होता है, न्यूट्रिनो आर नॉट इजीली डिटेक्टेबल। मतलब अगर यहाँ पे है तो वो बहुत सारे पार्टिकल जो आपके पास में, मतलब हजारों करोड़ों लाखों बिलियंस में आपके आसपास गुजर रहे हैं, पर वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे इजीली। इसलिए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब पूरी जिंदगी भी लग सकते हैं, पर स्टिल वी विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। हाँ, लैब के लेवल पे हम आर्टिफिशियली उसको डिटेक्ट करके चेक कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो वो चीजें वो बताते हैं, ठीक है। इसमें अब हम इस पे आते हैं कि एक्चुअली में क्या है। अब जूनो देखिए, जूनो जिंगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, एक चाइना चाइना इसको बना रहा है ये न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, और ये ऐसी जगह बनाया जाता है ताकि जो कॉस्मिक रेज है वो इंटरेक्ट न करें, क्योंकि वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो न्यूट्रिनो भग जाएंगे, मतलब मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे समटाइम्स दे मेक इन अंडरग्राउंड, और दे मेक इट इन हाईली इनहॉस्पिटल एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ भी कोई नेटवर्क ना हो, कोई पहुंच ना पाए, पहाड़ों के बीच। तो वी विल सी दैट। देखो जूनो बनाया जा रहा है, हिट अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, ठीक है। हिट्स द ग्राउंड टू द क्रैक न्यूट्रिनो फिजिक्स में द फाइंडिंग शो जूनो वर्क एक्सपेक्टेड ऑन ट्रैक हाइड्रोक टफ क्वेश्चन कॉल्ड न्यूट्रिनो। कुछ नहीं है, बस ऐसी है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिनो पे देखो, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन पे इनको फिजिक्स पे नोबेल प्राइज मिला है, दैट इज तकाकी काजिता। इनको मिला हुआ है, जिन्होंने न्यूट्रिनो ऑसिलेटर पे काम किया था। और इस पे ऑलरेडी पीवाई क्यू पूछा गया, क्या ये मासलेस है? यस, दीज आर मासलेस पार्टिकल। चार्ज मासलेस है, मतलब स्लाइटली वेरिएबल मास। जब इन्होंने ये डिटेक्ट किया ना, तब पहले बोला जाता था दे आर नो मास पार्टिकल्स, ठीक है। और जब ये पीवाई क्यू में पूछा गया, तब वहां पे लिखा था स्लाइटली हैविंग सम मास ऑफ इट। तो यस, क्योंकि इन्होंने डिटेक्ट किया था। कैसे मास आया उस पे? न्यूट्रिनो हैव मास, देखो यहाँ पे देखा, हैव मास। तो जब ये डिटेक्ट हुआ ना, तब क्वेश्चन आया पीवाई क्यू में कि न्यूट्रिनो हैव मास। तो पहले, उससे पहले थ्योरी थी उसका कोई मास नहीं होता, क्योंकि वो गॉस पार्टिकल जो मैटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं। तो दैट्स व्हाट दिस। बट देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। तो सब एटॉमिकल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ये तीनों पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिनो में, ठीक है। तो क्या होता है, इसको बस सुनिए आप। क्या होता है जब न्यूट्रिनो निकलता है ना, तो न्यूट्रिनो जब मैटर से मतलब मूव करता है स्पेस में, तो वो अपनी पोजीशन को ना, वो अपने मैटर को, मतलब चीजों को ना चेंज करता रहता है। वो इलेक्ट्रॉन बनता है, कभी म्यूऑन बनता है, फिर टाउ बनता है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो ऑसिलेट हो रहा है। उस ऑसिलेशन में वो मास को अचीव करता है। सो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। ऑसिलेशन कुछ नहीं है, इट सिंपली जब वो एक रे निकलेगी, वो जो लाइट निकलेगी, उसमें जब वो न्यूट्रिनो निकलेगी, तो न्यूट्रिनो अपना फेज इस तरीके से चेंज करेगा, इन 3 मैनर में करेगा, उसको कहते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। और इस न्यूट्रिनो ऑसिलेशन में ये प्रिडिक्ट किया कि न्यूट्रिनोज हैव सम मास, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ मास होता है, और इसी की वजह से इनको क्या मिला, आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तकाकी काजिटा एंड ऑथर बी मैकडोनल्ड, ठीक है। तो ये याद रखना। और इस बार आपने देखा पीवाईक्यू में नोबेल प्राइज पे कैसे क्वेश्चन पूछा है, द एक्स वाई इज फ्रॉम दिस दिस दिस, लाइक दैट। तो वो देखो, ये है वो आपका न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो जहाँ पे इन्होंने ऑसिलेशन का किया। तो देखो कितना जो आपको मूवीज में दिखता है, वो एक्चुअल यहाँ से भी रिलेट करते हैं। तो मैंने न्यूट्रिनो आपको बता दिया, दीज आर सब एटॉमिकल, बोस पार्टिकल भी कहते हैं, जीरो मास और नियरली जीरो कहते हैं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इनका इंट्रैक्शन मैटर से कम होता है, इसीलिए इनको हार्डली डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स में ये बहुत है, अबंडेंट है, बट बिकॉज ऑफ दिस नॉट हैविंग अ मास और प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हार्ड टू डिस्कवर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ देखो, ये है कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो इमिटेड फ्रॉम अ ब्लेजर। सिंपली कुछ नहीं है, कोई भी स्टार है, कुछ भी बॉडी है वहाँ पे जो स्पेस पे कहीं ना कहीं रिलीज कर रही है। हमारे आसपास न्यूट्रिनोज अभी भी घूम रहे हैं, तो मेरे स्क्रीन पे भी अभी भी न्यूट्रिनोज घूम रहे हैं, बट वी विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट, बिकॉज अनलेस दे विल इंटरेक्ट विद मैटर, और उसको पकड़ने के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे, ये आइस क्यूब पे ऑलरेडी पूछा गया। तो जो है आपका ये जो ऑब्जर्वेटरी है, अंटार्कटिका में बनाया गया था, ठीक है, एकदम आइस के नीचे, ताकि कॉस्मिक रेस उससे इंटरेक्ट ना करे। तो वो है, तो ये न्यूट्रिनोस ऑब्जर्वेटरी है। इंडियन की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है। तो देखो ये कहाँ पे है, ये बोधी वेस्ट हिल्स पे, थेने डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु पे है। चाइना का ट्राइडेंट, अभी क्या पढ़ा हमने, जूनो। तो ये सारी की सारी ये है ट्राइडेंट का निकनेम, ओशन बेल हेल। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से यू कैन सी फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो ये सारी ऑब्जर्वेटरी आपको पता नहीं चाहिए, इनो, आइनो, आइस, ट्राइडेंट, जूनो। तो आपको सिंपली ये क्या कर देगा, मैच द फॉलोइंग्स लगा देगा। क्या इनकी इंडेक्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, थोड़ा बहुत कि कहाँ पे है, कितने मीटर का है, थोड़ा सा आइडिया, कब अप्रूव हुआ था, ये कितना है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो ये सारी चीजें, ट्राइडेंट टेलीस्कोप, पीवाईक्यू देख सकते हो, आईसीए,
आइस क्यूब पे पूछा गया था, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो है। पावर टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर, क्या ये टेलीस्कोप है या फिर क्या है, डिटेक्टर है, क्या चीज है। डीप बरीड इन आइस और नॉट, आई नो, ठीक है। ये किस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पे न्यूट्रिनो की डिटेल लिखी गई है, इसके बारे में नहीं लिखा गया, बस इसके न्यूट्रिनो के बारे में लिखा गया। फिर ये देखो हमारी बॉडी से पास हो रहे चार्जलेस क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट आर क्रिएटेड न्यूक्लियर बीटा डिके नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास। यस, देखो स्टेटमेंट देख रहे हो, सी दैट्स हाउ दे क्रिएट द स्टेटमेंट्स। तो इसको हमें बस इसी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे देखो किसके बारे में है, दिस इज बायोटेक। तो और क्वेश्चन बस मैंने यहाँ डाले ताकि आप देखो। एक्टिवेटेड कार्बन, तो एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया। अब आप अगर आप देखोगे जो आपकी बैटरीज होती हैं, जो आपकी इन्वर्टर्स की बैटरीज होती है, वहां पे भी आजकल एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो दीज आर जो आपके आसपास की टेक्नोलॉजीज है, उनको कैसे ये क्वेश्चंस में तब्दील कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जो आपके फेस वॉश होते हैं उस पर एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि कैसे वो बोलता है ना कि हम पूरी की पूरी डस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे बाइंड अप करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सी व्हीकल बैटरीज को अभी बस हम देखेंगे। ये कंप्यूटिंग क्वांटम चिप्स, रेयर अर्थ, ये देखो मिशंस, गगनयान, सॉरी गगन, दिस इज समथिंग एल्स, इट इज जीपीएस, ठीक है। गगनयान मिशन पे भी पूछा था। एआई, ठीक है, जो सबमिट्स है वो उस सब के बारे में है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। सो दिस न्यूज इज अबाउट द फास्ट एक्स-रे ट्रांजिट, मतलब उनको डिटेक्ट किया गया। एस्ट्रोनॉमर हैव ट्रेस्ड द मैकेनिज्म बिहाइंड माय मिस्टीरियस सेलेस्टियल नॉन रिपीटिंग फ्लैश ऑफ एक्स-रे। अब नॉन रिपीटिंग है, देखो यहाँ पे वर्ड्स को भी देखो मैं आपको वर्ड्स प्लस इसको सिंपलेस्ट सेंस में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये इतनी इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीज आर वेरी टेक्नोलॉजिकल, दे आर लिंक टू वेरी हाईली टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। तो उसको पूरा याद तो हम नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो फास्ट एक्स-रे ट्रांजिट ये किससे रिलेट करता है, देखो ये क्या कहता है, द स्टडी ऑफ एक्स-रे फ्लैश व्हिच दे लिंक टू कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार और द मर्जर ऑफ टू न्यूट्रॉन स्टार्स कुड हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ दिस एक्सट्रीम इवेंट्स। आखिर ये इवेंट्स है क्या, देखो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। लेट मी शो यू अ वीडियो। यहाँ पे एक वीडियो चल रही है, दिस इज द वीडियो इज अबाउट गामा रे बर्स्ट, ठीक है। इसका गामा रे बर्स्ट न्यूज में बहुत बार आया है और सबसे पहले पूछा जा सकता है। यहाँ पे फास्ट एक्स-रे की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है, इन दो वीडियोस को आप देखो पहले, देखिए इसमें क्या बात हो रही है। इन दो वीडियोस को आपने देखा होगा। गामा रे बर्स्ट क्या होता है, जब कोई ब्लैक होल या फिर कोई स्टार जब सुपरनोवा करता है और ब्लैक होल में तब्दील होता है, तो उससे एक बर्स्ट, मतलब एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलती है, एकदम हाईली बर्स्ट ऑफ एनर्जी, मतलब एक एकदम लेजर बीम की तरह एक एनर्जी निकलती है कि वो सब कुछ तबाह कर सकती है। वो होता है गामा रे बर्स्ट। तो जब वो चीज मतलब इंटरेक्ट करती है, दो न्यूट्रिनो, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, फिर से देखो, दो न्यूट्रॉन स्टार दो कोलाइड करेंगे और एक ब्लैक होल क्रिएट करेंगे, उससे जब रिलीज होगी तो वो गामा रे बर्स्ट कहलाएगी, ठीक है। दीज आर वेरी पावरफुल और ये बहुत कम फिनोमेना होते हैं। और लकीली हमारी मिल्की वे में कोई गामा रे बर्स्ट जैसा होने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेफ, अदरवाइज पूरी लाइफ ना डिस्ट्रॉय हो सकती है इस बीम ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सन से कई गुना एनर्जी है, यू कैन नॉट इमेजिन इट। दैट्स व्हाई पीपल आर, द साइंटिस्ट आर रीडिंग अबाउट दिस एनर्जी, वो गामा रे बर्स्ट। लॉन्ग वेव भी हो सकते हैं, शॉर्ट वेव, छोटे ड्यूरेशन के लिए, पर बहुत हाईली होते हैं, ठीक है। ब्लैक होल से निकलती है पूरी, पर हमारे यहाँ नहीं है, मिल्की वे में ऐसी एग्जिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है। फिर आता है फास्ट एक्स-रे ट्रांजिट। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, देखिए मूवी आपने देखी होगी फास्ट एक्स, राइट। तो इसी से मैं आपको समझाती हूँ। देखो फास्ट एक्स में क्या था, देखो आपने अगर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो ये डोमिनिक था और जो इसके पार्टनर्स थे या फिर कोई और, जो स्टार्टिंग सीरीज में आपने देखा कोई दूसरे लोग भी थे, ठीक है, दूसरे मेंबर्स भी थे, तो फाइट हमेशा दूसरों से थी, राइट, बाहर वालों से थी। तो गामा रे बर्स्ट क्या होता है, जब चीजें इंटरेक्ट करती है ना तो बाहर को निकलती है, ठीक है, वो चीज बाहर को निकलती है। तो उसी फास्ट एक्स रे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो चीज बाहर को निकल गई। बट जो फास्ट एक्स रे है, ठीक है, वो जनरली इजी फिनोमिना नहीं है। फर्स्ट गामा रे बर्स्ट हो सकता है, फास्ट एक्स बहुत रेयरली होता है। दैट्स व्हाई ये फिनोमिना पहली बार किसने देखा था, चाइना के, लेट मी शो यू, चाइना के, हाँ, चाइना के आइंस्टाइन प्रोब मिशन ने इसको फर्स्ट बार क्या कहते हैं ऑब्जर्व किया था। उसका नाम था EP241107। इसको बोला था फास्ट एक्स-रे। और इंडिया के अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व करने का मतलब फोकस किया है और उसको स्टडी करने का उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। ये न्यूज है। तो फास्ट एक्स, मैंने गामा रे बस बताई, बाहर से लड़ते हैं तो बाहर से जब इंटरेक्शन हो रहा है तो बाहर की तरफ चीजें निकल रही है, तो वो रे बस मतलब आउटसाइड हो रही है। पर आपने देखा होगा कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस है, इन द लेटेस्ट स्टेज आपस में ही लड़ाई स्टार्ट हो गई, मतलब जिनसे वो लड़ते थे, जो कम्युनिटी थी, वही कम्युनिटी आपस में लड़ने लगी, एंड दे फाइटेड इन लॉन्ग रन, मतलब बहुत एक्सट्रीम सेंस में लड़ने लगी। उसी तरीके से फास्ट एक्स क्या होता है, जब
ब्लैक होल या दो न्यूट्रॉन स्टार जो ब्लैक होल में तब्दील होते हैं, तो क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना, वह एनर्जी उसकी जो जेट प्रोपेल्ड होता है, तो वो ना अंदर ही अंदर फंस के रह जाता है, मतलब एक तरह से उस फंसने से वो एनर्जी आउट होती है, उसको कहते हैं फास्ट एक्सरे, और कुछ नहीं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग बर्स्ट ऑफ लो एक्सरे एनर्जी, वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड हो, क्यों होता है, क्योंकि इन सब से हम ना बाहर के एक्सोप्लैनेट्स इन सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर वेरी क्यूरियस टू लर्न अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। तो गामा रेस क्या है, टकराएंगी, बाहर को एनर्जी नहीं। फास्ट एक्स क्या होगा, सिंपल, जो अंदर ही जेट अपने में ही फटेगा, है ना, अपने में फट के अपने में गुस्सा निकल के बाहर मतलब बाहर को निकलेगा। तो दैट इज द इनसाइड फिनोमेना, बहुत नॉन रिपीटिंग होता है, बट गामा रे बस्ट उससे बेटर, मतलब हाई रे होता है। गामा रेस तो पूरा का पूरा सब कुछ तबाह कर सकता है, बट हमारी मिल्की वे में नहीं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब क्या है, कोई कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता रहता है, तो साइंटिस्ट आर ऑब्जर्व स्टडिंग अबाउट दिस। तो एक्सरे डिस्कवर्ड बाय द नासा चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो इन वर्ड्स को याद रखना है कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी है। प्लस ऑल्सो आई विल शो यू कि हमारी कौन कौन सी ऑब्जर्वेटरी है। देखो, हिमालय में चंद्र टेलीस्कोप है, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फॉर द इंटरव्यूज और फॉर यूजिंग इन द मेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी अपग्रेड द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसके बाद इसके सॉरी इससे ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा गया। दीज आर द टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ से बता, ठीक। नाउ अब बारी आती है अगली न्यूज की, दैट इज कॉमेट 3i एटलस। 3i क्या है, इंटरस्टेलर, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो बाहरी ऑब्जेक्ट है ना, तो हमारे पृथ्वी के आसपास देखा गया है। तो ये तीसरा ऐसा कॉमेट है जो देखा गया है। तो हमारे एटलस के थ्रू, नासा की जो एटलस है, मतलब वो एक टेलीस्कोप है, उसके थ्रू हमने इसको ऑब्जर्व किया गया है, तो उसको नाम दिया गया 3i, ठीक है। एटलस दैट इन्वेडेड सोलर सिस्टम वाज 10 बिलियन ईयर्स। तो उसके बाद तो जेव टेलीस्कोप से हमने उसको पढ़ा है, उसका नाम हमने ये रखा है, अराउंड द सन। तो ये तीसरा ऐसा कॉमेट है जो हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट के अराउंड हमें देखा गया है। इट इज ओल्डर देन आवर सन। क्यों हमें फायदा होता है, क्योंकि ये जो कॉमेट्स होती हैं, ये बनी होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ये आइसी होती हैं, तो इस पर वाटर का हमें वाटर मिल सकता है, तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। प्लस एक और चीज देखी गई, जनरली जो यूजुअली क्या होता है, हम कार्बन 12 को यूज करके चीजें फाउंड आउट करते हैं, पर रिसर्चर आल्सो फाउंड अनयूजुअल लो अमाउंट ऑफ कार्बन 13 compared to more carbon of isotope. तो कार्बन 13 का जो आइसोटोप है वो हमें मिला। तो since galaxy become progressively enriched with carbon 13 as generation of star live and die, the finding points to be remarkably ancient origin। मतलब कि आप समझ सकते हो कि इस आइसोटोप से की स्टडी से हमें कितनी पुरानी चीजों का पता चल रहा है, गैलेक्सीज का पता चल रहा है, और लाइफ का पता पॉसिबल हो सकता है थ्रू दीज कॉमेट्स। तो ये कुछ नहीं था, सिंपल एक कॉमेट है। आपने देखा होगा बहुत पुराने क्वेश्चन है जहाँ पे ये पूछे जाते हैं, जनरली अभी नहीं पूछते, बट हाँ वन डे एग्जाम में पॉसिबल है पूछे जाते। तो कॉमेट क्या होता है, देखो ये सारे टर्म्स देखते हैं, सिंपल। मैंने पिछली बार भी आपको मीटियोर्स बताए थे। तो कॉमेट वो कुछ नहीं होता, मास ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन द स्पेस दैट हैज अ टेल व्हिच ग्रोज इट गेट क्लोजर टू सन। तो यहाँ पे आएगा, वो बाहर उसके टेल की तरह निकलेगा। तो इज अ वाटर डस्ट और वेपराइज्ड बाय सोलर एनर्जी। एस्टेरॉइड बेल्ट के पास मार्स और जुपिटर, ये कहाँ पे मिलता है, क्यूपिलर बेल्ट, ठीक है। ओर्ट क्लाउड के नियर बाई कॉमेट्स जनरली होते हैं। और ये कहाँ पे, एस्टेरॉइड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में, वहाँ पे एस्टेरॉइड मिलते हैं। तो पत्थर है सब, ठीक है। मेटालिक्स मेटल्स के बारे में पता चलता है। मीटियोरॉइड, तो जब स्पेस पे कोई पत्थर रहता है, एस्टेरॉइड का फ्रेगमेंट होता है, उसको मीटियोरॉइड कहते हैं। जब हमारे स्पेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो शूटिंग स्टार बनता है, तो उसको मीटियोर कहते हैं। और जब वो पूरा धरती पे टकरा जाता है तो मीटियोराइट कहते हैं, ठीक है। फायर बॉल बनता है, फिर मीटियोराइट जो कंप्लीटली बर्न अप होके पृथ्वी पे टकरा जाए तो उसको मीटियोराइट। तो दीज आर द टर्म्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस और इन अ वन डे एग्जाम, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, कॉमेट है, वही सिंपल, वही आपको बताया, कोई डिटेल्स की इतने इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। ये वर्ड्स हैं, गैलेक्सी क्या होते हैं, नेबुला पे ऑलरेडी पूछे गए, इवन योर मॉक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता नहीं, गैलेक्सी क्या होती है, किससे बाउंड होती है, नेबुला क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैसिव ऑफ ग्लोइंग क्लाउड्स ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। स्टार क्या होता है, ल्यूमिनस होता है कि नहीं, प्लैनेट की अपनी एनर्जी होती है नहीं, अपनी लाइट होती है नहीं। दीज आर द थिंग्स दैट यू कवर इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो वहां से आपने पढ़ा हुआ, वही बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बट आप उसको करंट अफेयर से थोड़ा बहुत रिलेट करके पढ़ते हैं, कभी भी पूछ लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी न्यूज है तो आज की, ठीक है। अभी रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने टेलीस्कोप से, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से, एक पावरफुल इमेज ऑफ आकाश गंगा, मतलब मिल्की वे की इतनी बढ़िया पिक्चर ली है। दैट्स द, अब आपको लगेगा ये क्या है, ये कोई इमेज हमें थोड़ी पसंद है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए तो इट्स कंप्लीटली अमेजिंग पिक्चर्स फॉर देम। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए किसकी स्पेस टेक्नोलॉजी से, यूरोपियन स्पेस है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है। तो आपको ये बस नाम याद होना चाहिए, और कुछ उसके लिए और कुछ नहीं बताना चाहती मैं इस न्यूज से, ठीक है। बस ये न्यूज है आपकी। हबल स्पेस पुराना मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो दिस इज द थिंग, नाउ लेट्स सी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द थिंग ऑफ कि एक्चुअल में हमें ये स्पेस इमेज मिल कैसे रही है। हम इसमें ना एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, माइक्रो लेंसिंग या ग्रेविटेशनल लेंसिंग।
क्या होता है, देखो बचपन में आपने बुक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। जब आप पानी में डालते हो तो आप पेंसिल को देखते हो, पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है, राइट? हाउ दिस सिमिलरली द सेम फिनोमेना वर्क्स हियर। माइक्रो लेंसिंग क्या होता है जनरली, इसमें क्या होता है, माइक्रो लेंसिंग जैसे लेंसिंग का फिनोमेना यूज कर रहे हैं ना, कोई लेंस होना चाहिए, तो ग्रेविटी यहाँ पे लेंस का काम कर रही है। कैसे, देखो लाइट क्या होता है, सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है, ठीक है, हम चाह रहे हैं यहाँ से हम व्यू करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी दिस स्टार, तो क्या होता है जब लाइट होती है किसी स्टार बॉडी से निकल के आ रही है, किसी बॉडी से निकल के आ रही है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। बट अगर मान लीजिए कोई लेंस हो या कोई स्पेस बॉडी हो, जैसे ब्लैक होल हो या फिर कोई स्टार हो, उसके बीच में कोई हैवी बॉडीज हो, तो बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटी लाइट गेट बेंड, और जब वो बेंड हो जाती है तो एक्चुअल पोजीशन हमें कुछ और ही दिखती है, ठीक है, एक्चुअल वो यहाँ दिखेगी, सॉरी एक्चुअली अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन हमें नहीं दिखेगी। एक्चुअली अगर आप उसकी लाइट को एग्जैक्ट मिलाएंगे तो वो कहीं और एक्चुअल पोजीशन में होती है। तो दैट इज द फिनोमेना ऑफ माइक्रो लेंसिंग, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं है, द लाइट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल, उसको हम रैपिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ये वीडियो देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, देखो अगर आप रुमाल ले लो और उस पर एक बॉल फेंको तो क्या होगा, वो गड्ढा बन जाएगा, राइट? दीज आर द रैपिंग, तो ग्रेविटी भी वैसे काम करती है। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो जब स्टार से लाइट निकलेगी और फिर ब्लैक होल होगा तो उसको क्या करेगी, बेंड कर देगी। तो जो चीज हमें एक्चुअल पोजीशन में दिखेगी, एक्चुअल पोजीशन में दिखनी चाहिए, वो एक्चुअल में नहीं दिखेगी, वो कहाँ दिखेगी, अपरेंट पोजीशन में दिखेगी। यहाँ पे देखो एक और इमेज दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे सी दीज आर द वीडियोस फ्रॉम द नासा इटसेल्फ, ठीक है। ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, इतना ये है। तो इससे हम क्या है, हम डार्क मैटर पढ़ सकते हैं, हम डार्क एनर्जी के बारे में कर सकते हैं, हम गैलेक्सी की इमेजेस निकाल सकते हैं। तो दीज आर व्हाट आर दे आर डूइंग इट हेल्प टू स्टडी दीज थिंग। तो इस फिनोमेनस की मदद से हम फोटोज लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि अपरेंट पोजीशन यहाँ है, एक्चुअल पोजीशन कहाँ होगी। तो ये आपने एनसीईआरटी में देखो नॉर्मल फिनोमेना पढ़ा होगा, पर इस फिनोमेना को यूज कहाँ किया जा रहा है, ऐसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, सो दिस इज ऑल। स्पेस सेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू योर आईसीटी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एज। तो हम आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली न्यूज है ये, सो द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट फैबल और माइथोस। तो ये जो है एआई क्लॉड के मॉडल्स हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्लॉड के मॉडल पे आपको पिछली बार पढ़ाया था विद प्रोजेक्ट ग्लासविंग, राइट? उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सेम यही है कि अब यूएसए ने बैन कर दिया है कि इन मॉडल्स को कोई बाहर का फॉरेनर यूज नहीं करने देंगे, ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज हाईली 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 कह सकते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ये किसी के भी सिस्टम को हैक कर सकती है, प्लस किसी के सिस्टम के कंसर्न को, उसकी वल्नरेबिलिटीज को बहुत ही इन सेकेंड्स बता सकती है, ठीक है। आप वो चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो वहां पे भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे वेनेजुला के पूरे सिस्टम को उड़ा दिया, राइट? उस तरीके का मॉडल है ये, कि एक तरीके से उड़ा देगा पूरा का पूरा। एक्सेसरी एंथ्रोपिक इज तो ये कंपनी है एंथ्रोपिक, उनका मॉडल है क्लॉड के ये वर्जन है। तो माइथोस 5 और फैबल 5। तो जैसे मैरिजुआना चिप्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है। सिमिलरली दे कैन आस्क द मॉडल्स ऑफ एआई। अब एआई का यूज है तो इस पे मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, मेंस पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पॉसिबल इज मेरा आइडिया है मेंस के लिए इस बार में भी या तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा, क्योंकि वॉरफेयर से रिलेटेड है, तो जीएस3 इंटरनल सिक्योरिटी पे भी आ सकता है, या फिर आपके स्पेस टेक पे भी आ सकता है। प्लस एआई से भी रिलेटेड हो सकता है, प्लस आपका मिनरल ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, तो सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर उससे एसोसिएटेड आ सकता है। प्लस क्वांटम से मे बी ये 4 चीजें हैं जो बहुत न्यूज में है, और इनका यूटिलाइजेशन स्पेस में और हर जगह पे यूज बहुत हाईली मैनर में किया जाए, तो उनका लिंकेजेस कहीं ना कहीं एसोसिएट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेंस में वो हो सकता है, और वनडे में तो डायरेक्ट पूछेंगे। तो एंथ्रोपिक बार फॉरेन एक्सेस टू दिस मॉडल, तो ऑप्शन के लिए। तो ये मॉडल्स वही है, वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें, कुछ टर्म्स है वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक टर्म है जेल ब्रेकिंग और अनलॉकिंग। देखो जेल ब्रेकिंग आप इसको जैसे साइबर टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हो। तो जेल ब्रेकिंग कुछ नहीं होता, जैसे आईफोन होता है ना, ये आईफोन से रिलेटेड वर्ड था। तो ये यही चीज हमारे मॉडल्स, एआई मॉडल्स में यूज किया जा रहा है। जेल ब्रेकिंग लूप्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क की बात की कर रहा है। तो जेल ब्रेकिंग वही है। क्या करते हैं, जैसे हमारा जो आईफोन है, आपको पता होगा आईफोन में अलाउड नहीं होता दूसरे एप्स को डाउनलोड करना, दूसरी चीज को यूज करना, ठीक है। पर क्या है, जनरली सम पीपल डू नॉट लाइक इट, तो वो क्या करते हैं, दूसरे ऐप लगाते हैं, या पूरा पूरा, जैसे ये फोटो देखो आप, ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा इंटरफेस चेंज कर देते हैं, है ना। क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा इजी हो, स्मूथ हो, ठीक है। वो सारी फाइल्स को किसी और फॉर्मेट में कर लेते हैं, उसका सफारी ना यूज करके कुछ और यूज करते हैं। तो वो आईफोन के सारे मॉडल, मतलब जो उसका एक्चुअल मॉडल पे हमें काम करना चाहिए, तो वो पेड होते हैं या फिर कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको हटा के हम अपना कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजों को अलाउड करते हैं, तब उसको हम कहते हैं जेल ब्रेकिंग।
और जब जेल ब्रेकिंग करते हैं तब उसके बाद हमें ना कोई गारंटी मिलती है ना वारंटी मिलती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग। तब आईफोन कभी अलाउड नहीं करता क्योंकि आपने थर्ड पार्टी ऐप किया, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो फिर आईफोन नहीं लेगा। तो वही चीज है, एप्पल सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन हटा दा, थर्ड पार्टी एप्स करना लीगल है बट ग्रे एरियाज है, ठीक है, हाई रिस्क है क्योंकि वो आपके पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देगा। मतलब कोई दूसरे ऐप, थर्ड पार्टी ऐप से वायरस आएगा, वो आएगा तो वो फिर आईफोन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। बट जनरली जो आईफोन लोग इसलिए लेते हैं कि हम उससे प्रोटेक्टेड रहे, वारंटी रहे, वो सारी चीजें रहती है, इसलिए जनरली लेते हैं। बट अगर आप ये चीजें करते हो तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। माइट अवॉइड द वारंटी, रिमूव द कैरियर अनलॉकिंग, तो सिंपल वही, रिमूव द कैरियर नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन, डजंट अफेक्ट द ऐप यूसेज। ये दो टर्म है। तो जेल ब्रेकिंग कुछ नहीं, ये एसोसिएटेड साइबर सिक्योरिटी है, उसी को हम एआई में यूज करें। तो जेल ब्रेकिंग वही, जो नॉर्मल कोड बेस है ना, आप चैट जीपीटी के कोड्स को भी, जैसे वो हेलुसिनेट करता है या फिर आपके चीजों को बोलता है कि नहीं यार मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, जैसे जेमिनाई में आप किसी भी पॉलिटिशियन का इमेज डालो और उसको बोलो जनरेट करके दे, तो वो बोलता है नहीं, आई विल नॉट जनरेट इट, क्यों? बिकॉज इट इज बियॉन्ड माई लिमिट्स और बियॉन्ड माई दिस। बट आप कोई ना कोई कोड लगा के, ठीक है, उसके कोड्स को मतलब बैकफायर करके चेंज कर सकते हो, देन योर एआई मॉडल विल बी जेल ब्रेक, ठीक है, उसको कहते हैं जेल ब्रेकिंग। तो चैट जीपीटी को भी बहुत लोगों ने किया है बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस करके कुछ उसका कोड है, उससे उसको जेल ब्रेक किया है। तो वो चीजें टर्म्स है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज द थिंग। देखो, ये तो मैंने सिर्फ फोन के रिस्पेक्ट पे बताया, बट एक्चुअली में अब एआई मॉडल्स पे भी किया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि जो चीज उसके एथिकल, जो उसकी एथिकल कॉन्शियस को हम बनाना चाहते हैं, अब उसको लोग तोड़ सकते हैं इजीली बिकॉज ऑफ द कोड इटसेल्फ, ठीक है, तो वो चीजें प्रॉब्लम कर रही है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द ड्रोन टेक्नोलॉजी। सी, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, प्लस मेंस में भी पूछा गया 2023 में इन दी योर सिक्योरिटीज, इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा गया। इस बार भी हाईली चांसेस है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा गया है। मेंस में क्यों चांसेस है? क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इट्स कंप्लीटली चेंज द वॉरफेयर डायनेमिक्स ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि देखो, यूक्रेन जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री, इतने साल तक इतनी लंबी बैटल लड़ पा रही है। ईरान ने बैटल लड़ी, कैसे उसने यूएस और इजराइल को रोके रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। हमने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो कौन कौन सी यूज की, कैसे यूज की, वो सारी मैटर करती हैं। क्योंकि देखो, आज के कन्वेंशनल सिक्योरिटी को बदल रही है, मतलब है ना, जो वॉरफेयर, जो काइनेटिक्स नॉन काइनेटिक्स वॉर्स होती थी, उसको कंप्लीटली पूरा डायनेमिक चेंज कर रही है कि आप उस पे, यू डू नॉट नीड टू गो एंड फाइट दी रियल बैटल, है ना, रियल बैटल ग्राउंड पे जाके लड़ने की जरूरत नहीं, आप बस बैठ और ट्रिगर दबाओ और सीधा लड़ाई करो। तो वो सारी चीजें, ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे ये मैटर कर सकता है। आपकी स्पेस साइंस एंड टेक से कैसे कर सकता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो वन डे एग्जाम में डायरेक्ट कैसे पूछा, इकोनॉमिक और ड्रोन वॉरफेयर, इंडिया रेलेवेंस और टेक अवे क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल वर्सेस ड्रोन वॉरफेयर, तो ड्रोन का सिर्फ यहाँ पे वॉरफेयर में यूज नहीं है, वो ड्रोन का यूज आपका, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में भी यूज है। ड्रोन दीदी स्कीम आपको पता होगा, आपके कमर्शियल एरियाज में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हम इससे इजीली क्या कहते हैं, आपके एंटीबायोटिक्स, सॉरी मेडिकल बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं इजीली, बहुत जल्दी सबसे काम करा सकते हैं। तो उनका यूज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, जैसे एआई से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एआई का यूज यहाँ पे कहाँ है, नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर पे यूज किया है, तो वो मेंस में ऐसे पूछे जाते हैं। तो मेंस में पॉसिबल चांसेस है, क्योंकि आई थिंक कि मेंस में ना ड्रोन टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, या फिर क्वांटम, सेमीकंडक्टर चिप्स, और आपका एयर, और ये जो नैनोटेक, ये स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे हाईली चांसेस हैं आने के। क्यों? क्योंकि ये एक तो हमारे मिशन हैं, प्लस पूरा वर्ल्ड लगा है इन चीजों पे काम करने पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बन जाती है मेंस में और प्रीलिम्स में आने की, ठीक है। तो हम सारी चीजें ड्रोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल डायनेमिक्स के बारे में आपको पता होगा, ड्रोन्स के बारे में बताया गया। तो इसमें, इस पूरे आर्टिकल में ना बहुत सारे ड्रोन्स के बारे में बात की गई। आ गया, लेट मी शो। तो ये पूरा जो आर्टिकल आया था, इसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन्स के बारे में बात की गई कि कैसे रशिया इससे परेशान है और कैसे यूक्रेन इस चीजों को यूटिलाइज कर रहा है। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल, मतलब उसने इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाके पूरे डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। ड्रोन्स पे वो पूरा पाइनर हो चुका है, मतलब एकदम हाईली अचीव कर चुका है हर चीजों को, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज के वो ड्रोन्स बना रहा है, मतलब उसकी हर जो पॉसिबिलिटीज है ना, जिससे रशिया डील कर पा रहा है इजीली, उसको हटा के फिर मतलब उसको एनहेंस कर पा रहा है, वो उस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हो रही है, वो सारी बातें। जैसे आपने देखा होगा, मेन वहां पे रशिया के मेन जगह पे यूक्रेन ने ये बॉम्बिंग कर ली थी बिकॉज ऑफ दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो देख रहे हो कहां तक वो पहुंचा पा रहे हैं। तो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन किया जा रहा है इसका, एंड चेंजिंग द डायनेमिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल वॉरफेयर, उसके बैटल स्पेस को पूरा बदल रहा है। कौन कौन सी ड्रोन टेक्नोलॉजी है देखो, नॉर्मली ड्रोन्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, देखो सिंपली यहीं से समझते हैं। वर्टिकल लैंडिंग, ऑटोमेटेड हॉवरिंग, और बैटरी, क्या सिर्फ इसका बैटरी सोर्स होता है? वेल नहीं। देखो, एक तो ये तरीका है कि आप ट्रिक लगा रहे हो कि नहीं सारे वर्टिकल लैंडिंग करेंगे, जरूरी है क्या? देखो एक्चुअली में कैसे काम करता है ड्रोन। ड्रोन क्या होता है,
क्वाड्रो क्वाड्रो होता है, ठीक है, मतलब उसकी 4 पंक्तियां होती है, ठीक है, उस तरीके से काम करता है। मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बता दूंगी कि आप देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड बाय इट। तो क्या है कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जब पंखुड़ी हवा चलती है, जैसे हमने 3 इडियट्स भी देखी होगी, तो उसमें भी वो जो चलती है, इससे क्या होता है, वो नीचे को हवा फेंकता है, इस पंखुड़ियों से वो हवा नीचे फेंकता है, तो थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट की वजह से वो ऊपर जाता है। तो कुछ वर्टिकल जा सकते हैं, ठीक है, वर्टिकली जाते हो, आपने मूवी देखी होगी, वो एक मूवी कौन सी थी जिसमें हाउस द जोश वाली, उस मूवी में भी उन्होंने उसको सामने की तरफ फेंका था ना उस चिड़िया को, वो जो बर्ड को फेंका था, वो भी एक एक सो हॉरिजेंटली मूव कर रही थी, ठीक है, हॉरिजेंटल मूवमेंट हो सकता है, वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो हवरिंग हो सकता है, मतलब एक तरफ पे घूमना घूमना होता है। तो आपने ड्रोन शोज देखे होंगे, वो किस तरह से उसके मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है, तो कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फ्लाइट मोड आप देख लो, उसकी पंखुड़ियों को कहीं और फिट किया जाता है ताकि वर्टिकल लैंडिंग हो, कहाँ पे वो देखो, इसके टेक्निकल डिटेल पे नहीं जाएंगे, मैं इजिएस्ट सेंस में आपको बता दूं, ठीक है। सी फिक्स विंग ड्रोन, मल्टी मोटर ड्रोन्स, वीटॉल ड्रोन्स, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी हवर कर सकते हैं, कुछ हवर नहीं कर सकते, कोई लैंडिंग नहीं कर सकता, कोई ऐसी फ्लाइट नहीं कर सकता, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और क्या ड्रोन्स के बारे में बात की गई है, देखो इन्होंने एक ड्रोन के बारे में बात की गई है, ये रहा, दिस इज FPV, दैट इज फर्स्ट पर्सन व्यू, और यूक्रेन में इसको बहुत वाइडली यूज किया गया, मतलब एक गेमिंग की तरह, एक वीडियो गेम की तरह, मतलब मैंने आगे आगे अपना लगा रखा है पूरा ये सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका, VR टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी, मतलब उस पूरा एक वीडियो गेम की तरह जो ड्रोन देख रहा है वो आप देख पा रहे हो, तो इससे बहुत हाईली इम्पैक्ट पड़ा है यूक्रेन रशिया वॉर में, तो वो उसको यूज किया गया, ठीक है, तो ये FPV को यूज किया गया है। और क्या है, कामिकाजे स्ट्राइक ड्रोन के बारे में बात की गई है, बॉम्बर ड्रोन के बारे में बात की गई, उनके नाम भी बहुत बताए गए हैं, इंटरसेप्टर लॉन्ग रेंज की बात की है, लॉइटरिंग म्यूनिशन, मतलब कि ड्रोन को एक टारगेटेड एरिया पे पहले घुमाया जाए, ठीक है, और फिर स्ट्राइक किया जाए, है ना, मधुमक्खी की तरह घूमेगा, फिर वहां जाके फटेगा, जाके वो चीजें होंगी। तो बहुत सारे ड्रोन के नाम दिए जाते हैं, तो आपको ड्रोन टेक्नोलॉजीज के बारे में देखना है कि इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजीज क्या है, इंडिया के ड्रोन वॉरफेयर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो, भार्गव वस्त्र, भार्गव वास्त्र, अस्त्र है कि वास्त्र है, ठीक है, तो भार्गव अस्त्र, तो भार्गव अस्त्र इज द फर्स्ट माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम, तो ये इंडिया का मिशन है, ठीक है, इंडिया का ड्रोन मिशन, चक्र मिशन, आई गेस चक्र मिशन का तो नहीं पता, ये है एक, तो ये आपका सिस्टम आपको पता नहीं, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको कवर करनी चाहिए, क्योंकि दिस टॉपिक टॉक अबाउट दी ड्रोन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, तो वो सारी, तो इंडिया का ये सिस्टम है, प्लस इंडिया का चक्रा सिस्टम है, हाँ चक्रा सिस्टम भी है, तो वो एक सिस्टम वो है ताकि इन इसको ना टारगेट किया जाए, मतलब उसको अटैक्स को रोका जा सके। ऐसे देखो, एक तो रडार होता है, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, तो यूक्रेन की वॉर में ना इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मतलब एक गन सी होगी, उस पर लेजर मारेंगे और इस ड्रोन पे अटैक करके उसको गिरा देंगे, तो वो है। पर क्या है, एक्चुअली में यूक्रेन इतना तेज निकल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को रोकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फाइबर ऑप्टिक्स की तरह यूज कर दिया, मतलब कि ये अब ना उसको जरूरत ही नहीं है किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करने की, नाउ द फाइबर ऑप्टिक्स कैन वर्क, और ये 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तो दे आर हाईली, दे हैव यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी इन अ मच 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 बेटर सेंस, ठीक है। बट उसके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, देखो जब ये सिचुएशन आती है ना, एक वीडियो देखो आप जरा सा, ठीक है, देखिए, अब देखो ये फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से, ये तो ठीक है कि हम फाइबर ऑप्टिक्स लगा देंगे, मतलब ये एक पूरा पतली सी वायर जाएगी उस ड्रोन पे, उसको गन की तरह हम छोड़ेंगे और वो वहां तक घूमती 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 वहां चली जाएगी और वो काम करेगी, ठीक है, और जहाँ पे फटना है वो फटती रहेगी और वो हो जाएगा, ठीक है, जो काम करना है उसको। तो एक्चुअली में जो ये फाइबर ऑप्टिक्स से काम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, पूरे जैसे आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, हर जगह ये फाइबर ऑप्टिक्स फैल जा रहे हैं, और बर्ड्स क्या कर रही है, बर्ड अपना नेस्ट इस फाइबर ऑप्टिक्स से बना रही है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अभी कौन सी बर्ड बना रही है, इस पे भी अभी काम किया जा रहा है कि ये कौन सी बर्ड्स हैं जो इनको यूटिलाइज भी कर पा रही है, ठीक है। अब देखो इसको यूज किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इन सब का यूज करके इस वॉरफेयर में यूटिलाइज किया जा सकता है, एंड यू नेवर नो कि इस टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे यूज हो, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने देखी कि कैसे कैसे यूज हो रही। प्लस मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं, रडार का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा काला हिट कैसे करता है, स्प्रे किया पूरा का पूरा बुम, सारे के सारे मच्छर ऐसे दिखाते ना मर गया ऐसे, वैसे ही ये एक वीडियो देखो, ये एक सिस्टम बनाया जा रहा है, मतलब अभी दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि इस तरीके से काम किया जाए कि वो एक फ्लैश छोड़े और ये सारी ड्रोन्स खत्म हो जाए एक साथ, हमें एक एक को टारगेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी क्या है, हम एक को टारगेट करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे, अब हम चाहते हैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि ऐसा हिट क्रिएट करें ताकि सारे के सारे एक साथ मर जाए। और उससे रिलेटेड एक और टेक्नोलॉजी आती है, स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स। अब स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स कैसे अपने आप में एसोसिएट करते हैं, क्या आपने कभी ये देखा है, देखो ये फोटो देखो, ये आप देख रहे हो, ये है आपका क्या कहते हैं,
रावण, ठीक है। तो रावण आपको कमर्शियल से मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप इसको याद करें। तो कमर्शियल में देखो, आपने देखोगे कि बैटल में क्या होता है कि ढेर सारे रावण हो जाते हैं, है ना। तो वो भी ड्रोन्स भी ऐसे हैं। असली कौन उसका मेन हेड है, तो अर्लियर क्या था, मेन हेड होता है जो इनसे एसोसिएट करता है। तो लोग क्या कोशिश करते थे कि इस मेन हेड को मार दे तो ये सारे के सारे अपने आप वो हो जाए। बट अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि सेंटर वाला काम करे या ना करे, जैसे ही सेंटर वाला मान लो मर गया, कोई बात नहीं, ये हटेगा दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरा सेंटर ले लो। तो देख रहे हो इस टेक्नोलॉजी को कैसे एनहांस किया जा रहा है। तो ये स्वार्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी पीवाईक्यू आ चुका है। तो कैसे वो काम कर रहा है, क्या ये सिर्फ ड्रोन बैटरी से चलेगा, नहीं, बैटरी से तो प्रॉब्लम आ रही है ना। तो बैटरी की जगह क्या करें, सोलर लगा दो, फाइबर ऑप्टिक्स लगा दो, कुछ और लगा दो, ठीक है। ये सारी चीजें काम कर रही है। तो देख लो किस तरीके से इसको वर्सटाइल डिजाइनिंग की जा रही है, अलग ही वॉरफेयर में इसको यूटिलाइज किया। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर एसोसिएट विद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं बहुत इन डेप्थ इन टेक्नोलॉजिकल सेंस में बात नहीं कर रही, बहुत लेमन टर्म्स में बात कर रही हूँ, बिकॉज इसी से याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत हाईली इफेक्टिव टर्म्स लिखी गई हैं। बट आपको सुननी है, और वीडियोस ऐसी न्यूज आती रहती है तो उनको उससे रिलेट करते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, ठीक है। तो वो लिंगोस भी आपको थोड़े बहुत एसोसिएट पता होनी चाहिए। ड्रोन्स के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, क्यों डिफेंस से रिलेटेड जब न्यूज आती है ना तो डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे कामिकाज़े ड्रोन किसका है, वो तो सीरियस में पूछ लेगा। मैंने बोला रैम 2 है तो किसका है, वो किससे एसोसिएटेड ड्रोन है, ये क्या है। एफपीवी अभी मैंने बताया आपको, ये ठीक है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये वर्चुअल रियलिटी पे है पूरा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है कि नहीं, कौन सा वल्नरेबल है कि नहीं। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू, शहीद वेरिएंट्स, ये सारे के सारे, ये ईरान के ड्रोन्स थे, ठीक है। तो वो सारी इंडिया के कौन से हैं, मैंने भाग्यस्त्र बता दिया, चक्रा पॉलिसी बता दी आपको, ठीक है। वो सारी चीजें, और दूसरी आप डिफेंस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ड्रोन के नाम भी मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया अभी उस पर काम कर रही है। तो कौन सी कंपनी कर रही है, आईडेक्स, मेड इन इंडिया पे कौन प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें कर रही है, क्योंकि हमने जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया था फ्रॉम द चाइना एंड द टर्की, ठीक है, टर्की से लिए थे वो ड्रोन, तो वो सारे यूज किए, तो उनका कैसे प्रॉब्लमेटिक था और हम कैसे जीत पाए थे, वो सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ो, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ऑल करेगा, तो ऑल से तो हम वैसे भी क्या कहते हैं, ट्रिक होती है ना कि ऑल जनरली आर रॉन्ग, तो वो आप लगा सकते हो, बट स्टेप पढ़ना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, ठीक है। सो वो चीजें अब है हमारे एआई के सिस्टम, मतलब ब्लॉकचेन पे है। तो जनरली क्या किया गया है पुणे पे, एक इसको छोड़ देते हैं, जो आर्ट फैसिलिटीज है, एक डीजी दुकान की बात की गई है। डीजी दुकान दुकान क्या है, देखो ओएनडीसी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कॉमर्स ब्लॉकचेन, ठीक है, ड्रोनिक्स इनिशिएटिव, ये सब क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। डीजी दुकान के बारे में बात की गई, ये क्या है, ओएनडीसी का इनिशिएटिव है। तो इसका है क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं किराना स्टोर को, B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोक्योरमेंट। आप बिजनेस वहां से लेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। और आजकल देख लो इकोनॉमिक्स में, आपने 2026 के पेपर में देखो, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें जो आपकी एमबीए रिलेटेड स्टफ्स हैं, है ना, जो बिजनेस रिलेटेड एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये थोड़ी चीजें आप सुनो और उसको समझो, ठीक है। तो हर चीजें, तो ये डीजी दुकान सिंपली क्या है, ये ओएनडीसी का ऑब्जेक्टिव है, इनिशिएटिव है, ताकि हम डिजिटाइज कर सके किराना स्टोर। क्योंकि आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ Amazon और ये जो लोकल स्टोर है वो प्रॉब्लम में आ गए, उनका कहीं ना कहीं खर्चा पानी प्रॉब्लम में आ गया। तो हम चाहते हैं कि उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो ओएनडीसी आपको पता है ये भी एक Amazon की तरह सिस्टम काम करता है, देखो ये भी कंज्यूमर सेलर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट करेगा, डीजी दुकान काम करेगा, ठीक है। तो दुकान वही है, आपको बस डिजिटाइज करना है, ठीक है। स्टोर इंप्रूव द मार्जिन, प्रोक्योरमेंट होंगे, फिर उनको बेचा जाएगा। और ओएनडीसी में वर्क इसलिए किया जाता है ताकि एमएसएमई को जोड़ा जा सके, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज है, सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरा डिजी लॉकर, यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम डिजी लॉकर पे, देखो डिजी लॉकर पे ऑलरेडी पीवाई को आ चुका है कि डिजी लॉकर क्या है और वो उससे कैसे काम करता है, ठीक है। तो जब ऐसी ऐसी इनिशिएटिव्स आती है ना, तो उसके टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल लॉकर कुछ नहीं है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाया जा रहा है ताकि हम लिंकेजेस करें, इस मिनिस्ट्री को इस मिनिस्ट्री से कनेक्ट करें, ताकि जो लॉकर है, जो 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 क्या कहते हैं ना, जैसे लॉकर में आप चीजें रखते हो तो डिजिटाइज फॉर्म में सारी चीजें आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कंज्यूमर्स है उनके डेटा को इस डिजी लॉकर में अपलोड करने का एक वो फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हम डिजी जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते थे, अब आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कर सकते हो। तो ये पब्लिक और प्राइवेट यूटिलिटीज जो भी हैं, उन सारे उद्यम को जोड़ा जा रहा है ताकि स्टैंडर्ड किया जाए इंडिया डिजिटल यूटिलिटी इकोसिस्टम। तो डिजिटल इंडिया पे ऑलरेडी जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आपके नॉर्मल वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे हम अपने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू या हम डिजिटल यूटिलिटी सिस्टम को कैसे एनहांस करें। तो वहां पे ये आप उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल आपको सब्सटैंशिएट करने के लिए हेल्प कर सके। तो ये देखो यूपी गवर्नमेंट ने ये चालू किया गया,
6 कोर्स टू सिटीजन विद डिजिटल कन्वीनियंस और यूपीआई फैमिली आईडी, तो सारी चीजें यहाँ पे डालने की कोशिश की जा रही है, पूरी चीज को डिजिटाइज किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सारा डिजिटल आ जाएगा। अब आपको कहीं और मतलब डॉक्यूमेंट सेव करने की जरूरत नहीं, आपके डिजिटल लॉकर पे वो रहेगा, तो आप वहां से एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे फॉर्म में अब आप भरते हो तो वहां पे डायरेक्ट आता है डिजी लॉकर का आपको ओपन करने के लिए, है ना, उसका एक्सेस देने के लिए, तो आप एक्सेस दे सकते हो यहाँ से जब भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आए। तो एक सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स है ना, तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। तो ये डिजिटल लॉकर है। एक और इनिशिएटिव के बारे में मैंने बताया आपको, ड्रोनिक्स। ठीक है, ड्रोनिक्स क्या है, ये ओपन सोर्स क्रिएट किया जा रहा है। दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या कर रहा है, उन्होंने इनिशिएटिव किया है, हम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे एंड इसको ओपन सोर्स बनाएंगे, ताकि जो कंपनीज हैं वो अपने डेटा को, सॉरी जो अपने एसेट्स हैं उनको डिजिटल एसेट्स में बदले और उनको छोटे छोटे टोकन स्पेस में बदले, ताकि हम इजीली सेल कर पाए। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है, बिटकॉइंस होते हैं, बिटकॉइन काम करते हैं, उसी तरीके से ये भी ड्रोनिक सिस्टम हम बना रहे हैं, ताकि कंपनीज उस चीजों पे एसोसिएट करें और अपने एसेट्स को डिजिटाइज करें और इजीली सेल कर पाए। और प्लस क्या होगा, ये डिसेंट्रलाइज होगा, है ना, तो इजीली चीजें होंगी, प्लस सिक्योरिटी बढ़ेगी। वो सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए इस ड्रोनिक्स इनिशिएटिव इस्तेमाल किया जाने वाला। तो फाउंडेशन ऑफ ब्लॉकचेन, तो आप यूज कर सकते हो इस एग्जांपल को। इट एक्सेलरेट द एंटरप्राइज ब्लॉकचेन रेडीनेस, प्रोवाइडिंग द इकोसिस्टम फॉर फाउंडेशनल टेक फॉर रियल वर्ल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। तो वही है, अगर मेरे $100 के एसेट्स हैं तो मैं उसको $1 में बदल के उसको एक ब्लॉकचेन की तरफ चेंज करूंगी और इजीली टोकन के फॉर्म में सेल कर लूंगी। तो वही है ड्रोनिक्स, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। जैसे बिटकॉइन, आपको पता है ब्लॉक उसी के पास होता है जिसके पास कीज होती हैं। तो इट्स कंप्लीटली सिक्योर प्लेटफॉर्म दैट इज बीइंग क्रिएटेड प्लस डिसेंट्रलाइज्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। तो ब्लॉकचेन जैसे काम करता है उसी तरीके से वो ड्रोनिक्स इनिशिएटिव काम करेगा। देखो ये है, और ट्रांजेक्शन पे आप उसकी पब्लिक की कोई वो नहीं होगी, है ना, दे विल नॉट लुक आफ्टर इट, कोई इजीली इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, इजीली ब्रेकेज नहीं होगा, सिक्योर रहेगा, वो सारी चीजें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट थीम इज द एनर्जी सेक्टर। देखो एनर्जी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन बनता है, आपका पहला टर्म है दैट इज डाउन ब्लेंडिंग। देखो ईरान वॉर चल रही है, ठीक है, ईरान है, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें न्यूज में रही है और उसी से एसोसिएट करके ये एक न्यूज है कि जो ईरान की जो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ना, जो उनकी साइट्स हैं, अब क्या कर रहे हैं, देखो ट्रम्प को क्या डर है या वेस्ट वर्ल्ड को क्या डर है कि अगर ईरान ने प्रोक्योरमेंट बढ़ा दिया, मतलब उसको अपने यूरेनियम को और एनरिच कर लिया, क्योंकि वो अभी 60 और 70 के प्रतिशत पे है ना, उतना उसने एनरिच कर लिया, और अगर वो 90% कर लेगा तो वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता, तो खतरा किसको होगा, वेस्ट वर्ल्ड को हो जाएगा, क्योंकि तो कभी भी दाग देंगे तो सब मर जाएंगे। तो वो वाली बात है, तो वो चीजें, तो ट्रम्प चाहता है, और प्लस आईएए बॉडी जो है इन पे काम करती है, वो चाहती है कि उन पे आई दे विल कीप एन आई ओवर इट, प्लस दे विल इंश्योर कि वो ये सारी चीजें गलत तरीके से यूज ना करें, बॉम्ब्स ना बनाए और न्यूक्लियर फैसिलिटीज ना बना पाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज ना क्रिएट कर पाए। अगर करना है तो सिर्फ बिजली उत्पाद करें, उससे ज्यादा ना करें। तो उसी के लिए टर्म आता है डाउन ब्लेंडिंग, मतलब जो आपने एनरिच कर लिया है यूरेनियम, देखो अब यूरेनियम इतना सारा जो भी एनरिच है उसको शिप्स के थ्रू और वो सब करना, इट्स इज नॉट अ वाइबल, उसका जो वेस्ट भी होगा उसको वाइबल नहीं होगा कि अपने शहर ले जा सको और वो सारी चीजें कर सको, राइट। तो जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू में आई गेस, या 1 के बाद या 2 के बाद ये डाउन ब्लेंडिंग प्रोसेस किए गए थे। डाउन क्या था, जिनके पास न्यूक्लियस थे उनको हटा के उनको बोला कि जो भी आपने एनरिच किया उसको वापस डी एनरिच करो, लाइक टर्म, ठीक है, मतलब जो एनरिचमेंट है उसका ऑपोजिट करो, उसको वापस उसकी इम्प्योरिटीज को करो और सिंपली डाउन ब्लेंड इट, रिवर्स द एनरिचमेंट प्रोग्राम, तो उसको लेस प्योर बनाना, क्योंकि एनरिचमेंट क्या है, हम उसको प्योर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, राइट, यूरेनियम को, तो वो उसके उसी से एसोसिएट करके डाउन ब्लेंडिंग प्रोसेस है। तो देखो आपका यहाँ पे है ना यूरेनियम, देखो नेचुरल यूरेनियम, इस पे पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा गया, थोरियम पे पूछा गया, तो हमें पता है कि हमारा थोरियम सबसे ज्यादा इंडिया में, तो वो सारी चीजें हो गई। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो हमें पता होना चाहिए, प्लस हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ हैं। तो उसी तरीके से ईरान की भी फैसिलिटीज है, उनकी भी स्ट्राइक की थी, जैसे यूएस ने स्ट्राइक की थी नाटंस, फोर्डो, आर्क, इस्फान, तो ये सारी जगह पे उनकी एनरिचमेंट साइट थी, वहां पे उन्होंने अटैक किया था। अब इसको ले जाना, प्रोसेस करना, वो बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट बनेगा, इसीलिए चाहते हैं कि उसके जो स्टॉक पाइल्स है उसको डाउन ब्लेंड किया जाए, उस डाउन ब्लेंड प्रोसेस को ही जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके एनरिचमेंट को उसको लेस प्योर बनाया जाए, ताकि वो सिर्फ सिंपली बिलो 5%, क्योंकि देखो 3% तक, देखो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है, 3% तक
इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। मतलब अगर आपका यूरेनियम आपके पास है, उसको एनरिच करोगे, अगर वो 3% तक एनरिच हो जाता है तो आपका सिंपली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। 60-70% पे आपको वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करते हो और 90% से ऊपर चला जाए तो आप एटॉमिक बॉम्ब तक बना सकते हो। तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको डाउन ब्लेंडिंग किया जा रहा है। तो देखो JCPO जो आपका ये प्रोजेक्ट था, मतलब उसके अंडर ये ईरान से वादा लिया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम साइट्स पे ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि जिस दिन वो बन गया उस जो अरब एरिया है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, प्लस सब डर के रहेंगे, ठीक है, ईरान से। तो वो है कि मतलब कंप्लीटली इंस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इन लोग का क्या है, सोचते नहीं है कभी भी किसी को भी मार देंगे। तो वो एक थॉट प्रोसेस, वो आइडिया उनके पीछे है। तो दैट्स व्हाई दे हैव कि वादा करो। तो वही वादा करने की बात आ रही है, इतनी सारी मीटिंग्स हो रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग की वादा करो कि आप इनरिच नहीं करोगे, ये करो। तो IAEA बॉडी है, वो उसका चेक करेगी कि ये प्रोसेस हुआ है, आप उसको मतलब डाउन ब्लेंड करोगे। देखो डाउन ब्लेंड टेक, ठीक है, ये सिंपल यूरेनियम के बारे में है। डाइल्यूटिंग द प्योरिटी कैसे होगा, पूरा प्रोसेस है कि उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाएंगी, ठीक है। ये प्रोसेस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई चांसेस होंगे तभी आ सकता है, एल्स वैसे तो इसको अवॉइड ही करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, कंप्लीट उसको जानने की जरूरत नहीं है, बट जनरली लोग पढ़ा भी देते हैं, बट उसकी नीड नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखो, डाउन ब्लेंडिंग इज टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो वो चीज। दूसरी चीज, अब दूसरा न्यूज क्या है, एनर्जी पे ग्रीन इनिशिएटिव टू ट्रांसपोर्ट फ्लाई ऐश बाय रेलवेज। तो क्या क्या जा रहा है, ये एक कस्टमाइज कंटेनर्स बनाया जा रहा है। तो रेलवे इंडस्ट्री क्या कर रही है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है, थ्रू रेलवे हम फ्लाई ऐश को इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव कर सकें। क्यों, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है ना, देखो जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो कोल प्लांट्स होते हैं, जो कोल्स बर्न होता है, तो बनने के बाद वो फ्लाई ऐश भी निकालता है, मतलब उससे कुछ इंप्योरिटीज होती है। तो उस इंप्योरिटीज को हम अच्छी जगह यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये PYQ पे ऑलरेडी आ चुका है, देख रहे हो, मैंने हर जगह आपको बोला ये PYQ में आ चुका है, ये PYQ में आ चुका है। और देख रहे हो अब किस तरीके से एसोसिएट करके पूछा जा रहा है। दे आर नॉट आस्किंग यू इन द डायरेक्ट फॉर्म, उसकी यूजेज पूछ रहे हैं, उसका उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये देखो ब्रिक्स में, सीमेंट में, और ये बहुत हाईली, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, प्लस सस्टेनेबल भी होते हैं, प्लस ड्यूरेबल भी होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये सारी में यूज किया, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, यहाँ यहाँ यूज हो सकते हैं, ठीक है। प्लस एक और न्यूज है, दूसरी क्या चीज है, हम फ्लाई ऐश से हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालेंगे, ये भी बात हो रही है। कैसे की, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट पे ऑलरेडी PYQ पूछा गया, स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है। रेयर एलिमेंट में कितने होते हैं, तो उसमें 13 लिखा था, तो यहाँ पे टोटल कितने, 17, 15 लेंथनाइट और स्कैंडियम और यूटेरियम, ठीक है। इनका यूजेस पूछा जा सकता है, क्योंकि आप अगर जाओगे PIB वेबसाइट्स पे या PIB जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां पे इनको बहुत स्पेसिफिकली बताया जा रहा है उनके यूजेस पे, तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये डायरेक्ट PYQ आ सकता है, ठीक है। द पोटेंशियल क्वेश्चंस आर देयर। तो फ्लाई ऐश मैंने आपको बता दिया, देखो फ्लाई ऐश पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा, देखो कोल पावर प्लांट से जब निकलती हैं कोई चीजें, तो पोल्यूशन कौन कौन सा होता है, और कोई मटेरियल निकलता है तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। तो यह देख रहे हो पूरा ये फ्लाई ऐश से हम रेयर अर्थ एलिमेंट बनाएंगे, तो देखो फ्लाई ऐश क्वेश्चन, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है, और हर बार पूछेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एरिया है जिसपे गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक। क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये कुछ नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो जो क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल मिनरल मिशन वर्सेस रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, रेयर अर्थ एलिमेंट, तो ये मिशन क्या है ये बारे में पता होना चाहिए। देखो मैंने बताया 13 एलिमेंट्स, तो 13 नहीं है, कितने, 17 है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली, आपका रिस्क एपेटाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हेन यू रीड दीज थिंग्स, ठीक है। और प्लस यू विल एसोसिएटेड विद द टेक इटसेल्फ। तो जब भी कोई चीज आ रही है, अब देखो हर चीज, हर न्यूज को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि PIB में वन डे में, एक दिन में 50 डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है। 50 तो नहीं पढ़ पाओगे डेली, तो उसमें से कुछ कुछ की एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। आप भले ही 50 भी ले लो, मैं आपको 50 के 50 डॉक्यूमेंट भी दे दूं, आप नहीं याद कर पाओगे, और वो रेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ये PIB से कुछ भी कवर नहीं हो रहा, सिर्फ इससे इसका एस्पेक्ट पता चल रहा है, उसकी एक्चुअल डिटेल तो आपको पढ़नी पड़ेगी खुद से। तो दैट्स द नीड ऑफ इट। तो बस आपको कुछ याद रखना, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका नाम है, कुछ यूजेज है, तो कुछ कुछ जो जो मेन आइडिया है वो यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। कौन इसको ब्लॉक्स को कैसे क्या कहते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, कैसे होता है, ऑप्शंस होता है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन रिलेटेड वर्ब भी होते हैं, ऑप्शन होता है या फिर लॉटरी टाइप होता है, तो वो भी PYQs में ऐसे स्टेटमेंट्स यूज किए गए हैं, तो वो थोड़ा पढ़ोगे। अब तीसरा, अब नेक्स्ट इज द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ये ऑलरेडी PYQ में पूछा है, तो इसका मिशन है 100 मिलियन टन और बाय 2030, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, सिंपली जब आप कोल को बर्न करते हो ना, पायरोलिसिस प्रोसेस करते हो, ठीक है, उससे सिन गैस निकलती है,
सिन गैस पे ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा गया, वही पूछा है गैसिफिकेशन। तो सिन गैस क्या है, सिन गैस का कंपोनेंट क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर उसको क्लीन अप किया जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको वहीं पे क्लीन अप करते हैं, इसीलिए कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को किया जा रहा है, सो दैट वी हैव सस्टेनेबल प्लस दी लेस पॉल्यूटेड थिंग्स टू बी कम आउट। तो वो चीजें, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी पूछे गए हैं, ठीक है, देखो स्लैग्स पैक टेक्नोलॉजी का मैंने बताया पहले डॉक्यूमेंट में, तो वो सारी चीज, तो ये सारी चीजें भी आती हैं, ये टेक्निकल डिटेल्स भी पूछी जाती है। देखो, it is a process to convert underground coal into a valuable gases like methane, hydrogen, carbon monoxide, simply the syngas, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। In gasification process, partially oxidized by air, oxygen, steam, CO under controlled condition and liquid fuel known as syngas is to be formed, is used for power generation, making methanol और ये सारी चीजें। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो एक्चुअली में जो हमारा इंडिया है, इंडिया में लिग्नाइट मिलता है, ठीक है, और वो लो क्वालिटी का फ्यूल होता है, मतलब लो क्वालिटी का कोल है, उसकी वजह से जिसके उसमें हाई एश कंटेंट होता है, तो इतना इट्स नॉट वाइबल कि हम ये कहें कि हमारे पास बहुत बेस्ट सिंगैस रिलीज हो रही है, ठीक है, बेस्ट सिंगैस हम कर रहे हैं, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है कि उस लो ग्रेड को हम कैसे हाईली इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। प्लस CO2 जो निकल रहा है, क्या सच में हम उसको क्लीन अप कर भी रहे हैं, नहीं, तो दैट आर लूप होल फॉर एज वेल, तो ये कंसर्न है। तो अगर प्रोसेस है तो मीन्स में भी लिख सकते हो, और देखो वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, उसके थ्रू इसको किया जा रहा है, इनिशिएटिव अंडर दिस, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, ये मैंने पूरे डॉक्यूमेंट से लिखा गया है, तो ये सारी है, ये पूरा डेटा आपको बताना चाहिए, नीड फॉर दिस कार्बन सिंक कितना कर रहा है, क्योंकि देखो आपका हाइड्रोजन मिशन में पूछा था शायद, या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में पूछा था कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आउट करेंगे, मतलब है ना, बचाएंगे, कि उसको सिंक आउट कर लेंगे, तो ये सारी चीजें डेटा भी आपको बतानी चाहिए कि क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक्स ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू बाय 2030, तो ये सारी भी थोड़ा सा डेटा आपको आइडिया होना चाहिए, हाँ इतने नंबर के अराउंड काम कर रहा है, ठीक है, ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब इस कोल गैसिफिकेशन प्रोडक्ट से जो जो निकलेगा उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, दैट कैन बी यूज इन मेथनॉल, एथेनॉल, ऑयल फिन्स और DMI, एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे हम इसके डिफरेंट सेक्टर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये था गैसिफिकेशन प्रोसेस। अब आते हैं बायोचार। अब बायोचार क्या होता है, देखो जो हीटिंग प्रोसेस है, एग्रीकल्चर जब वेस्ट होता है ना, देखो मैंने पहले में पायरोलिसिस बोल दिया था, सॉरी, तो वहां पे हीटिंग था, बस कोल के हीटिंग के प्रोसेस में उसको कोल जो एश कंटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है और सिन गैस को बाहर निकाला जाता है, राइट, तो वो तो कोल का बर्निंग था। यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन वेस्ट हो गया, क्रॉप रेसिड्यू, उसको जब पायरोलिसिस मतलब बर्निंग ही करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक चीज निकलती है बायोगैस, बायो ऑयल और बायोचार। इस बायोचार को बोला गया है दैट इज द ब्लैक गोल्ड, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होगा, देखो बायोचार इज मेड ऑफ हीटिंग, जो मैंने बता दिया आपको, ये हीटिंग से निकलता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एग्रीकल्चर यूज है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग रिटेंशन है, मतलब कि वाटर को होल्ड कर सकता है, तो क्रॉप के लिए अच्छा है, ठीक है। सेमी ड्राई और न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड सॉइल के लिए बहुत बढ़िया चीज है, हाईली पोरस है, तो न्यूट्रिएंट्स इजीली रहेंगे और प्लस रूट्स में पहुंचेंगे, ठीक है। सुटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी वो करेगा, होल्डिंग कैपेसिटी 10 to 20% इंक्रीज कर सकता है, प्रोडक्टिविटी 10 से 30% बढ़ा सकता है, इन द पर्टिकुलरली इन लो इन और इन सॉइल्स ऑफ जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम है वहां पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो इसका यूटिलाइजेशन का है, तो आप इसका एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में कर सकते हो। इन कार्बन कैप्चर एप्लीकेशन बायोचार कैन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इंडस्ट्री एग्जॉस्ट, तो इसको यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वहाँ यूज कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट पे, ऑफर अ लो कॉस्ट और इफेक्टिव ऑप्शन टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के एस्पेक्ट पे यूज कर सकते हो, तो इट्स अ ब्लैक गोल्ड। तो आप इसको रिन्यूएबल एनर्जीज के सेक्टर्स में वहां पे अगर कहीं पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है तो वहां पे कर सकते हैं, या आपका डायरेक्ट PYQ पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए बायोचार क्या है, कहाँ से निकलती है, एग्रीकल्चर या अर्बन वेस्ट से बनता है, और इसको पायरोलिसिस करके ये चीजें बनाई जाती है, और किस लिए हेल्पफुल है वो सारी चीजें आपको बता दी। देखो सॉइल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी मतलब कार्बन सिंक कर रहा है, ठीक, कार्बन कैप्चर, ये सारी चीजें। अब आते हैं, सो द नेक्स्ट थीम इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में देख लेते हैं, देखो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉडल्स, आखिर हम इसको क्या कर रहे हैं, हम मरीन हैबिटेट रेस्टोरेशन इनिशिएटिव में यूज करते हैं अंडर द सेकंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। स्कीम डायरेक्ट पूछी जा सकती है, प्लस ये प्रोसेस क्या है, और ये मरीन हैबिटेट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए अंडर में काम किया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी मेंस के PYQs में पूछा गया है कि दैट कि हम वेटलैंड्स को कैसे रेस्टोर कर सकते हैं, उसके 3 एग्जांपल बताओ। तो वहां ऐसे अगर आपका पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज से ऐसी प्रोसेसेस हो रही है या कोरल रीफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो, वहां वो एग्जांपल यूज कर सकते हो कि तमिलनाडु में इंडिया ने पहला ऐसा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ये एक मॉडल बनाया है जिसपे ये आयरन नहीं होगी, ठीक है, ये तो आयरन दिखा रहा, ठीक है, आयरन नहीं होगी, दूसरी होगी रीफ लाइक स्ट्रक्चर। आपको पता होगा ना कोरल रीफ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई,
ठीक है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, प्लस उसका जो सिम्बायोटिक किससे करते हैं उसका नाम आ जाता है, ठीक है। वो पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा गया है, वो सारी चीजें आती है। तो कोरल रीफ्स के बारे में पता है, तो वही कोरल रीफ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जा रहा है। ये एक्चुअली मालदीव्स में यूज किया जाता है। मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, लेट मी शो यू दिस, राइट। सी, ये स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीटली वाइबल स्ट्रक्चर्स है, जो एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्ट्रक्चर हट जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, ब्लीचिंग हो रही है तो वो स्ट्रक्चर ही हट जा रहा है, तो रीफ्स गायब हो रही हैं, स्पीशीज गायब हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। तो उसी के लिए एक ऑल्टरनेटिव 3D मॉडल टेक्नोलॉजी से इनको यूज किया जा रहा है। तो ये कन्वेंशनल रीफ्स की तरह काम करेंगे, ठीक है, जहाँ पे इजीली फिशेज आएंगी और रीफ्स इजीली सिम्बायोटिक रिलेशन करके वहां पे स्टेबलाइज फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीजें काम कर रही है। अब नेक्स्ट इज द की बेनिफिट्स अबाउट दी B3, विटामिन B3। देखो विटामिन पे इसको विटामिन बोलो या वाइटामिन बोलो, ठीक है, लोग बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, तो वाइटामिन बोल लेते हैं चलो। तो ये B3 वाइटामिन है, तो वाइटामिन का क्या है, नाइसिन, इसका दूसरा नेम क्या है, नाइसिन। तो नॉर्मल वनडे एग्जाम SSC या ले लो, CDS ले लो, तो वहां पूछ लेते हैं ये कैसा वाइटामिन है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, तो लेफ्ट अमाउंट लीव द बॉडी थ्रू द यूरिन। तो ये आपकी बॉडी में वैसे नहीं रहेगा, बट इट हेल्प यू टू डू व्हाट इट्स हेल्प इज एक्चुअली कि एक क्या है ना, ये फाइट कर पा रहा है बिकॉज अगेंस्ट द डेडलीस्ट ब्रेन कैंसर। मतलब एक ब्रेन कैंसर है, दिस इज ग्लायोब्लास्टोमा। तो उसको जो जो है ना, ये जो है क्या कहते हैं, जो ब्रेन कैंसर है, इससे फाइट कर पा रहा है, मतलब उसको दे हेल्प टू मे रिवाइव द इम्यून सेल दैट ट्यूमर शट डाउन। क्योंकि देखो ट्यूमर और कैंसर क्या होता है, ट्यूमर होता है तो जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको मार देता है, पर इस वाइटामिन पे ये स्टडी की जाए, ठीक है, ये एक स्टडी है, तो उस पर बात की गई। तो ये एक स्टडी की गई है कि इस वाइटामिन से उन्होंने देखा कि उसके हम उस वाइटामिन को देते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये रिवाइव हो पा रहा है। अब डॉक्टर्स ये देखना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज या कितनी डोज हम दें इस वाइटामिन की, ताकि हम इससे रिलीव आउट हो सके, इस डेडलीस्ट ब्रेन कैंसर से फाइट आउट कर सके। तो ये वाइटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक नेचुरली प्रेजेंट इन मेनी फूड्स, एडेड टू सम प्रोडक्ट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। अब बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, उन वाइटामिन के दूसरे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, वो PYQs में आते हैं, प्लस टेस्ट में आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीज। और ये तो मैंने बता दिया आपको, ये बस स्टडी है इस ब्रेन सेल पे कैसे काम करें। अब नेक्स्ट न्यूज है कि जैसे इंडिया ने सिकल सेल एनीमिया पे का टारगेट रखा है 247, तो अब हमारी प्रेसिडेंट ने बोला है नहीं हम उसको, एंड शी अर्ज्ड इट कि हम उसको पहले जल्दी खत्म कर दें, बिकॉज बाय कलेक्टिव एफर्ट्स, बाय रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट दिस डिसऑर्डर अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, बिकॉज शी इज मोर एसोसिएटेड विद देम, तो उनसे उनको कंसर्न बहुत होता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो शी वांट्स टू अवेयर द ट्राइबल कम्युनिटी इटसेल्फ, तो वो चाहती हैं कलेक्टिव एफर्ट्स लिए जाएं इसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है, देखो नॉर्मल ब्लड सेल्स क्या होते हैं जो आपके रहते हैं, है ना, डिस्क शेप रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम डिसऑर्डर और सिकल प्रॉब्लमेटिक दैट इज SCD, हीमोग्लोबिक जो S होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो क्रिसेंट शेप हो जाता है, मतलब इस तरह के मून शेप जैसा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये हीमोग्लोबिन अच्छी तरीके से पहुंचा पा रहा था, तो ये नहीं पहुंचा पाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी तरीके से ये RBC सिकल करेंगे, दे डू नॉट बेंड और मूव इजीली एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो इजीली मूव हो जाते थे वो नहीं फ्लो कर पाएगा, ऑक्सीजन सीधे नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ब्लॉकेज करेंगे, क्योंकि टकराएंगे अटकेंगे इस तरीके से, तो वेसल फ्लो पे स्टिक कर जाएंगे, कॉजिंग द ब्लॉकेज, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। और जब हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम मतलब बढ़ती जाती है तो और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो आपको पता है वेरियस डिजीजेस निकलना, तो सिकल सेल एनीमिया, तो एनीमिक होने लग जाते हो आप, ठीक है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो वो सारी चीजें, ये कॉज कैसे होता है, ये डिफेक्टेड जीन की वजह से होता है, ठीक है। अगर ये a person born with this only if 2 gene are inherited, one from mother and one from father। आपको पता है जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके पास 2 जीन आते हैं, एक फादर का और मदर का, ठीक है, ये आता है। तो इफ यू born with one sickle gene, that is sickle cell trait। ये कुछ नहीं जानने के, बस इतना याद रखना है कि ये चीजें आती है, कॉज क्या है, प्लस सिम्टम्स क्या होते हैं। बिगन इन अर्ली चाइल्डहुड, अनीमिया जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर उसको क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है या फिर ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं लेसन कॉम्प्लिकेशन करने के लिए, जीन थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, तो वो सारे पोटेंशियल इसके क्योर्स हैं, ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट डिजीज के बारे में क्या है, क्रोन्स डिजीज। ये क्या होती है आपकी, सिंपली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब है, मतलब सिंपली आपकी जो इंटेस्टाइन जो बॉडी होती है उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन पैदा करेगी, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्वेलन कर देगी, उससे क्या होगा, आप सही से खाना नहीं खा पाओगे, आप स्टूल सही से पास ऑन नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करेगी, तो पेनफुल होता है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जनरली कहाँ होता है, 20 से 30 साल के लोगों में होता है, ठीक है।
हाई रिस्क टू हैव डिसीज, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ठीक है। स्प्रेड इनटू डीपर लेयर ऑफ बाउल, मतलब ये जो आपके पेट है उसके अलग अलग लेयर्स के अंदर तक जा सकती है, क्योंकि एसिड क्रिएट होता है ना, बॉडी में एसिड बनता है, राइट, तो उसकी वजह से ये जलन पैदा होती है, ठीक है। तो दिस इज क्रॉन डिजीज। तो ये डिजीज किससे रिलेटेड है आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। दूसरा, यूएस में टेटनस से रिलेटेड ये लॉक जॉ डिजीज अगेन हाईली मतलब बढ़ती जा रही है। तो ये क्या होता है, जो देखो टेटनस क्या होता है, टेटनस एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। आपको इंजेक्शन लगे होंगे टेटनस के, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल है या वायरल है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कोई डिजीज अगर न्यूज में आ रही है तो उसका पता होना चाहिए कि वायरल है या बैक्टीरियल है, कौन सा बैक्टीरियल एसोसिएटेड है, कैसे होते हैं, सिम्टम्स कैसे आते हैं, या कभी कभी वो किस लेवल आपको कर सकता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी मोटी डिजीज है जो जनरली कभी कभी आ सकती है, रेयर चांसेस है, क्योंकि ये बहुत पहले आ चुकी हैं सारी चीजें, ठीक है। टेटनस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटनिया एंड नेचुरली फाउंड इन द एनवायरमेंट। तो ये एंटर कर जाती है बॉडी में। देखो जैसे चोट लगती है, लोहे से चोट लगती है तो क्या होता है, वुंड ओपन होता है। अगर आप टेटनस का इंजेक्शन ले लोगे तो ये टॉक्सिन क्या होता है, बॉडी में रिलीज हो जाता है, और उसकी वजह से एक सिचुएशन आती है 3 to 21 डेज में, एवरेज अराउंड 8 डेज पे आपको एक चीज फील होगी कि आपका जो जॉ है ना, जो आपका मुंह है वो लॉक हो जाएगा, तो उसको कहते हैं लॉक जॉ डिजीज। तो ये यूएस में फ्रिक्वेंटली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई। तो इसके सिम्टम्स आप देख सकते हो, पेनफुल होता है, सीजर्स भी आते हैं, हेडेक होता है, स्वेलिंग्स, ब्लड प्रेशर हाई रेट बढ़ जाता है। ये वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपके डोजेस लगते हैं, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं, ठीक है। एंड नाउ दी आई थिंक दिस वन इज द लास्ट न्यूज, और आपको अब आराम मिलेगा, ठीक है। दिस इज द एंकर। आईआईटी मद्रास ने क्या किया, वर्ल्ड मोस्ट डिटेल 3D एटलस ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन स्टेम कॉल्ड एंकर दे हैव रिलीज। अब देखो स्टेम सेल पे बातें होती हैं, राइट, स्टेम सेल पे स्टडी की जाती है, तो उसी तरीके से हमने ब्रेन स्टेम पूरा एक 3D एटलस क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ आईटी मद्रास। तो इन्होंने एटलस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑन द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D कंसेप्ट। ये ब्रेन एक ना बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारी बॉडी का, तो उसको स्टडी करने के लिए इस कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ना वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो 3D एटलस उसका क्रिएट किया गया, ठीक है। इट कंप्राइजेस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी मॉडल 3D मैप्स। एजुकेशन में भी यूज कर सकते हो, राइट। ह्यूमन ब्रेन स्टेम टू डाटा स्पेनिंग फ्रॉम पेरेंटल पीरियड टू चाइल्डहुड एडल्ट ब्रेन, मतलब हर ब्रेन, मतलब जब बच्चा फीटस में होता है कैसे डेवलप हो रहा है, कैसी चीजें, उस सबका 3D मैप एक जनरेट किया गया, ठीक है। It encompasses more than 200 brainstem nuclei, fiber tracts, restructure 100 MRI technologies। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस अगर ये पूछे एंकर क्या है, एंकर इज अ 3D एटलस ह्यूमन ब्रेन स्टेम, तो वहां पे टिक लगा के आ जाना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसका एसोसिएशन ब्रिक्स से क्यों है, क्योंकि हमने ब्रिक्स में मीटिंग में हमने इसको रिलीज किया गया, ठीक है। तो जब मीटिंग हुई थी वहां पे इस चीज को। नेक्स्ट न्यूज इज दिस सैगलोसिस, दैट इज बैक्टीरियल डायरिया डिजीज। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, आपको पता होना चाहिए कि जो केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये बैक्टीरिया डिसेंट्री, मतलब बच्चों में प्रॉब्लम आया बैक्टीरिया की वजह से, आपका स्टूल सही से पास नहीं हो रहा, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे सही से स्टूल पास नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो है डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। तो दीज आर बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिवेंशन। एक और एनर्जी रिलेटेड न्यूज है, पैक्स सिलिका, आपको पता होगा समिट हुआ था, ठीक है, उसमें इंडिया भी इंक्लूड हुआ था, पहले नहीं हुआ था बट बाद में हुआ। एंड दिस इज अ समिट रिलेटेड टू दैट यूएसए हैज रिलीज कि हम ना देखो चाइना के पास सारी चीजें हैं एआई रिलेटेड, चिप्स एंड सप्लाई चेन। तो ये यूएस चाहता है कि हम ना एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी से हर चीजें साइन करें, ताकि हमारा जो सप्लाई चेन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे, हम सारी कंट्री मिलके एक स्टैंडर्ड सप्लाई चेन बना पाए, ताकि हमें किसी को भी प्रॉब्लम ना हो बेसिक सेमीकंडक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। तो ये सारी इनिशिएटिव है। तो पैक्सिलिका किसका है, यूएस लेड इनिशिएटिव है, कब हुआ था 2025 में। एम क्या है, सिक्योर रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाने के लिए फॉर विच सेक्टर, एआई सेक्टर, ठीक है। फोकस क्या है, सिलिकॉन क्रिटिकल जो फैब्स होते हैं, सिलिकॉन फैब्स मटेरियल्स होते हैं, उन पर काम करना। तो 10 न्यू मेटर 10 के बाद 24 हो चुके हैं, अब 31 हो चुके हैं, प्लस इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो सिग्नेटरीज, ये रहे नॉन सिग्नेटरी ताइवान, ठीक है। ताइवान ज्वाइन करना चाहता है बट स्टिल आपको पता है ताइवान से प्रॉब्लम रहती है चाइना को, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग विद द चाइना एंड द ताइवान, एंड दैट्स व्हाई ताइवान हैज नॉट साइन, और चाइना इसका पार्ट नहीं है, याद रखना, क्योंकि चाइना से ही हटके बनाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के पास सारी चीजें हैं, राइट, वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, वो सारा सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज द थिंग। और इवन मेंस में भी पॉसिबल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कैसे काम किया जा रहा है और कहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है इन सेक्टर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स प्लस एआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। एआई
एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। तो आपके ये क्रॉप यील्ड और क्लाइमेट रेजिलियंस पे, ठीक है, वहां पे आप इसको मेंस पे यूज कर सकते हो। तो कुछ नहीं है, कोटिंग लगाई जाएगी और ये कोटिंग्स ये एक बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोपॉलीमर से बना होगा। बायोपॉलीमर से बना मतलब कि बायो मटेरियल चीजों से बना के उसकी कोटिंग लगाई जाएगी ताकि ये एक तो डिग्रेडेबल हो, इजीली हो जाए, ठीक है, और जो हम आउटकम चाहते हैं वो सारा ग्रोथ मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट इजीली पास ऑन हो सके, वो सारी चीजें। और ये सीड किसके लिए यूज किया जाएगा, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड नट में, चिकपी, कॉटन, इन सब पे लगा सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरली ये आपको वन डे एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये सी टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, दैट इज द पॉइंट, वो आ सकता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हर चीज से काम करेगा और मतलब हर क्रॉप्स के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। So that's all for today and I hope you like the video. Please do share your comments and feedback. और अगर कोई videos आपको चाहिए specifically in the direction of it science and tech तो आप बता सकते हैं and I'll upload that video and I'll make on it. और the thing is कि हम सारी coverage नहीं डाल सकते because the point is ये सारी bio E3 policy ये सारी old initiatives हैं, right? तो जब तक कोई recent नहीं आता तो कोई देखता भी नहीं है, तो that is the point. तो अगर आपको specifically चाहिए तो you can comment, तो I will make on it make video on it and that's all for today. And please align your things इन थीम वाइज मैनर प्लस सिलेबस, ठीक है, पीवाईक्यू से एसोसिएट करिए और उसी से एसोसिएशन के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश करिए। दैट्स हाउ इट दीज थिंग्स विल हेल्प यू, अदरवाइज पढ़ते रह जाओगे, दिस थिंग्स विल नेवर एंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।